अस्सलाम वालेकुम रीडर्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम मिलकर पढ़ने वाले हैं नावल ख्वाबों के आसरे अज़ उम्मे माविया। चलिए बिना बातें किए नावल स्टार्ट करेंगे। आईने के सामने खड़ी वो अपना सरापा बड़े एहतमाम से देख रही थी। काले रंग के भारी और कामदार लिबास जो अम्मा ने पैसे जोड़ जोड़ कर उसके लिए खसूसी आज के दिन के लिए ख़रीदा था, पहने बहुत हसीन लग रही थी। सुर्ख सफ़ेद रंग, नीली आंखें, लंबे घने बाल, खुले वो कोई शहज़ादी लग रही थी। बस कर दे बस, माँ कितना निहारेगी खुद को। उसकी सहेली अमिश जो कब से उसके सामने खड़ी देख रही थी, सच होती बोली, बस बस हो गया, तूने बहुत अच्छा तैयार किया है, मुझे चलते हैं, रस्म शुरू होने वाली है। वो अमिश का हाथ पकड़ती, एक हाथ से दुपट्टा संभालती बाहर को दौड़ी। अम्मा खाना दे दो, फिर मैं सोने चली जाती हूँ। अगर भाई या अब्बा ने देखा तो धनक कर रख देंगे। वो बालों को लपेट कर कैचर में कैद करती किचन में मौजूद माँ के पास आई। तो कमरे में जा, मैं खाना वहीं लाती हूँ, कपड़े भी बदल दे और एहतियात से जाना, तेरे अब्बा यहीं बैठे हैं बाहर। अम्मा ने उसे कहा तो सर हिलाती इधर उधर देखती कमरे में जाने लगी, मगर बाप की आवाज़ पर उसके दिल की धड़कन थम गई थी। नीली आंखें खौफ से फैल गईं। मना किया था ना अपना मनुष्य शक्ल मेरे बेटे की शादी में मत दिखाना, खुदा खैर करे मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन। वो उसे बालों से पकड़ कर चीखते हुए बोले थे। घर का अंदरूनी हिस्सा उसके लिए वहाँ मेहमान वगैरह नहीं थे, मगर उसकी माँ किचन से दौड़ कर निकल आई थी। खुदा के लिए छोड़ दें, सिर्फ मेरे साथ किचन में ही थी। वो अपने शौहर के पैर पकड़ती बोली। इतना तैयार होकर ये किचन में थी। वो गुस्से से बोले। बिस्मा अपने बालों पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ती देखकर फ़ौरन वहाँ से भाग गई और फिर उनकी माँ की फरियादी सिसकियाँ उसे अंदर तक सुनाई देती रहीं। वो बेबसी से बस खामोश तो आंसू बहाती रह गई थी। कुछ देर बाद वो उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई थी। फैला हुआ काजल और लिपस्टिक, बिखरे बाल, जहाँ वो इतना तैयार होकर बैठी थी अब वो बिल्कुल बिखरे हुलिये में थी। क्या बेटी होना जुर्म है? वाकई औरत मनूस होती है तो फिर भाई शादी क्यों कर रहे हैं? वो तो मोहब्बत करते हैं ना उस लड़की से जिससे शादी कर रहे हैं। क्या वो लड़की नहीं? क्या वो बेटी नहीं? वो खुद से सवाल कर रही थी, वो सवाल जो हमेशा उसके दिल में थे मगर जवाब नहीं था। वो बिस्मा थी, बिस्मा एजाज इकलौती सबसे छोटी बेटी। एजाज साहब खुशहाल ज़मींदार थे। उनकी बीवी रुकैया उनकी खालाजाद थीं। एजाज साहब और ज़फ़र साहब दो भाई थे। उनकी नज़र में औरत हकीर थी। एजाज अपनी बीवी को कभी इज्जत नहीं दे सके थे। शादी के बाद ऊपर तले दो बेटे हारिस और अरसलान ने रुकैया को उनकी नज़र में मोतबर कर दिया था, मगर 3 साल बाद एक बेटी की पैदाइश पर एजाज साहब ने अपना वो रूप दिखाया जो किसी ने ना देखा था। रुकैया की मेहनत तो तरलों से बिस्मा को उन्होंने जिंदा तो छोड़ दिया, मगर वो जब भी उसकी शक्ल देखते तो गुस्से से लाल पीले हो जाते। सारी उम्र छोटी छोटी चीज़ों को तरसती बिस्मा हमेशा बाप से छुपती रहती और बाप की ही तरबियत के दोनों बेटे बहन से फासला रखते। रुकैया बेगम की बदौलत उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली, मगर आगे पढ़ने का ख्वाब बाप ने पूरा होने ना दिया था। वो भी चुप हो गई। वो रिश्तों से महरूम लड़की रोत होकर चुप हो जाती, मगर अपनी माँ की खातिर उसने सब कुछ नज़रअंदाज किया हुआ था। वो अपनी ज़िंदगी खुलकर जीती, यूँ समझो वो ढीठ बन चुकी जिल्लत सह रही थी, मगर फिर भी हंसती खिलती रहती थी। रुकैया अपनी बेटी को देख कर जीती। हारिस की आज बारात थी। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की और एजाज अपने बेटे की पसंद को कैसे ठुकरा सकते थे। बारात रवाना हो चुकी थी और वो माँ के साथ घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। अम्बिश जो उसकी बचपन की सहेली थी वहाँ टपकी, चल चाचा सुबह से गायब है, अब तक कहाँ थी? बिस्मा बर्तन समेटती मुंह बनाकर बोली, यार तुझे पता है ना, माँ बारात के साथ गई हैं, घर का काम निपटा कर आ रही हूँ। अम्बिश ने उसकी मदद करते हुए सफाई पेश की। अच्छा चल, काम तो पूरा हो गया, अब खेतों की तरफ चलते हैं, वैसे भी बारात शाम तक नहीं आएगी, हम घूम फिर आएंगे। बिस्मा ने चहकते हुए कहा। शादी की गहमा-गहमी में वो तकरीबन हफ्ते भर से घर में ही थी, इसलिए वो थोड़ा फ्रेश होना चाहती थी। अब मैं आती हूँ कुछ देर तक, उसने माँ को हाँक लगाई थी। बिस्मा पुत्र एहतियात करी, ये ना हो कि तेरे अब्बा देख लें। में रुकैया को हर वक्त बेटी की फिक्र लगी रहती थी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगी, फिक्र मत करना, वो माँ को तसल्ली देती अम्बिश के हमरा घर से निकल गई थी। वो दोनों खेतों में घूमती फिरती रही। दोपहर के वक्त वो एक दरख्त के नीचे बैठी बेरी खा रही थी, साथ साथ उनकी बातें भी जारी थी, जब जाजिब अम्बिश का भाई भी वहीं हाथ थमका, चलो अम्बिश घर चलते हैं। अब जाजिब को देखकर अम्बिश मुँह बनाती खड़ी हुई थी। हाय जालिम समाज। जाजिब ने दिल पर हाथ रखकर बिस्मा को आंख मारते कहा था, बेशरम। बिस्मा उसे ज़ेर खूबसूरत लक़ब से नवाजती अम्बिश को वहीं छोड़े वापस पलट गई थी। भाई क्यों तंग करते हो उसे? अम्बिश भाई से शिकवा करती बिस्मा के पीछे भागी थी। जाजिब खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का था। बिस्मा को वो बचपन से पसंद करता था। जब बिस्मा को उसकी पसंदगी का इल्म हुआ तो वो उससे खिंची खिंची रहने लगी थी। वो जानती थी कि जाज साहब को इस बात की भनक भी पड़ गई तो वह जाजिब समेत उसे भी सूली पर लटका देंगे, क्योंकि वो गाँव के सरदार के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते थे, इसलिए उनके लिए काम कुछ मुश्किल भी नहीं था। इस गांव में जाट साहब की फैमिली और सरदार कुल खान का घराना ऐसा था जहाँ मर्द औरतों पर धौंस जमाए रखते थे। बेटियां तो उनकी नज़र में नहूसत होती हैं, या तो उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था या फिर सारी उम्र जलील होने के लिए छोड़ दिया जाता। गाँव के सब लोग इन दो घरानों से बेजार थे, मगर ये अच्छा था कि सरदार उनके बावजूद गुल खान ने इन लोगों की ज़िंदगी आज़ाब नहीं की थी। उसे बस हर महीने गाँव वालों की मेहनत का पैसा मिल जाए तो वो पुरसुकून रहता था। इसीलिए गाँव वाले हर माह अपनी कमाई में से पैसे इकट्ठा करके सरदार के घर दे आते, जो कम से कम 1.5-2 लाख होता था। गाँव खुशहाल था, इसीलिए वहाँ किसी को इतनी वक़्त नहीं थी।
अमारा भाभी आप तो बहुत प्यारी हैं। वो अपनी नई नवेली भाभी के पास बैठी उसका गोरा चिटा चेहरा देख देख कर उसकी तारीफें करती जा रही थी। तुम भी कम नहीं हो बिस्मा, तुम्हारी नीली आंखें। उफ, अमारा ने उसका गाल खींचते हुए मुस्कुरा कर कहा। बिस्मा को वो काफ़ी अच्छी लगी थी। अमारा पढ़ी लिखी लड़की थी और सुलझी हुई भी थी। वो दोनों बातों में मगन थी। तब एजाज सा आवाज़ से गुजरे तो अमारा ने उन्हें सलाम किया, जिसका उन्होंने खुश दिली से जवाब दिया था। उसकी नज़र जो ही बिस्मा पर पड़ी तो वह दंग रह गई थी। उसका चेहरा फक हो चुका था और वो फटी हुई आंखों से बाप को देख रही थी। एजाज साहब ने नागवार नज़र उस पर डाली, मगर अमारा की मौजूदगी की वजह से खामोशी से आगे बढ़ गए। बिस्मा क्या हुआ, तुम ठीक हो? अमारा ने उसका कंधा थामकर उसे हल्का हिलाया तो उसने थूक निकलते हुए सर हाँ में हिलाया। अमारा तुम यहाँ हो, चलो आओ हम बाहर। हारिस उसे ढूंढता हुआ जो ही वहाँ आया बिस्मा को देख बोलते बोलते रुक गया था। फिर अमारा का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। बिस्मा ने एक गहरी सांस छोड़ी और तेजी से अपने कमरे में जा घुसी। आज उसका बाप घर जल्दी आ गया था, इसीलिए उनका आमना सामना हो गया और यकीनन अब उसकी माँ इताब का निशाना बनने वाली थी, क्योंकि बिस्मा ने आज डार्क लिपस्टिक लगाई हुई थी और एजाज साहब को उसका तैयार होना जहर लगता है। चेहरे से रगड़ रगड़ के लिपस्टिक को साफ किया। उसकी नीली आंखों में डर था। खिलाफ मामूल एजाज साहब ने कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया, क्योंकि घर में अमारा की मौजूदगी की वजह से वो चुप थे। बिस्मा ने उस पर सूखा सांस लिया था। 1 महीना हो गया था। इस दौरान बिस्मा और अमारा की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई थी। घर में सभी उसे इज़्ज़त देते थे। बिस्मा जब उसे यूँ देखती थी अजीब एहसास उसे घेर लेता। मेरी जब शादी होगी तो क्या मेरा शौहर भी ऐसे ही नखरे उठाएगा? मेरे सास ससुर नंद देवर सभी इतनी ही इज़्ज़त देंगे? वो सोचकर खुश हो जाती। मतलब शादी के बाद सब बदल जाता है। अपने आप को ही उसने बहुत ख्वाब सजा लिए थे। अम्बिश, देखता मैं शादी के बाद अपने शौहर के साथ आया करूँगी तेरे घर। वो अम्बिश को फखरी अंदाज में बताती। अगर तेरा शौहर मेरे ही घर में रहता हुआ तो? अम्बिश उसे जाजिब के साथ छेड़ती तो वो उसे घूर कर रह जाती। तो क्या अगर जाजिब के साथ शादी हो गई तो फिर भी तो वहाँ थोड़ी होगी, तेरी भी तो शादी होगी ना, मैं वहाँ आ जाऊँगी। वो मुस्कुरा कर कहती तो अम्बिश छिम जाती थी, लेकिन कैसे किसे मालूम था कि किस्मत क्या फ़ैसला करती है। कभी कभार वो हो जाता है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। इस दिन वो और अमारा किचन समेट कर कमरे की तरफ जाने लगी तो अम्मा के कमरे से शोर सुनकर रुक गई थी। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें, वो बच्ची है, उसने क्या बिगाड़ा है? किसी का कुछ मांगती भी नहीं है, उसे छोड़ दें, खुदा ना करे ऐसा। रुकैया की गिड़गिड़ाती आवाज़ पर इन दोनों का दिल शिद्दत से धड़का था। बस कर दें बच्चात, मैं इस मनूस को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानती है 10 लाख रुपए दिए हैं गुल खान ने सिर्फ इस शर्त पर कि उसके बेटे के साथ निकाह कर ले। बस ना जहेज ना बारात ना कोई मुसीबत, बस सिर्फ निकाह करो और जाओ। एजाज साहब की आवाज़ गूंजी तो हमारा समेत बिस्मा का दिल धक से रह गया था। एजाज साहब वो शराबी है, उसने पहले भी अपनी बीवी को नशे में आकर मार डाला था, खुदारा होश करें। रुकैया की कर्जदा सी आवाज़ आई थी, मगर एजाज साहब गुस्से से कमरे से निकल गए। मारा ने बिस्मा को बाजू से पकड़कर दीवार की ओट में कर दिया था। मम्मा रो मत। उसके जाते वो दोनों रुकैया के पास भागी थी। बिस्मा मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैं तुझे बचा ना सकी। वो उसे सीने से लगाए फूट फूट कर रोती थी। बिस्मा साख सी बस अपनी माँ का आंसू से तर चेहरा देखती रह गई। बिस्मा भाग जा यहाँ से, भाग जा, वरना वो दरिंदे तुझे नोच लेंगे, भाग जा बिस्मा। रुकैया ने उसे झंझोड़ते हुए चीख कर कहा। मारा उन्हें कंधे से थामे बेबसी से देखती रह गई। उसे आज पहली बार बिस्मा की हैसियत का अंदाज़ा हुआ था। वो अम्बिश से मिलने खेतों की तरफ आई थी। न जाने अब तक वो कहाँ थी। इंतजार करती करती वो थक गई तो उठ खड़ी हुई। बिस्मा जाजिब की आवाज़ पर वो रुक गई थी। तुमने खुद को सौदा कैसे होने दिया? वो कर्ब से बोला। सौदा, मेरी शादी हो रही है जाजिब। वो तंजिया हंसी थी। जाजिब को उसकी हंसी खोखली लगी। जानती हो ना कितना चाहता हूँ तुम्हें, मर जाऊँगा मैं, ऐसा मत करो। उसके लहजे में आस थी। मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, और वैसे भी मुझे तो तुमसे मोहब्बत नहीं है ना? वो आंसू सब करती बोली। उसकी आवाज़ रन गई थी। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बस कहती नहीं हो। बस एक बार मान जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा बहुत दूर। वो 2 कदम आगे होकर शिद्दत से बोला। जाजिब लौट जाओ, हमारे रास्ते अलग हैं। तुम जानते हो गुल खान गाँव का सरदार है, ना वो इनकार सुनेगा और ना मेरा बाप इनकार करेगा। मेरे मान जाने से कुछ नहीं होगा। वो दर्द से कहती पलट गई। सबके बावजूद आंसू लड़क कर उसके गालों पर बह निकले थे। हारिस, बहन है वो आपकी, क्या हो गया है आप सबको? कैसे एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं? बेटी होना कोई गाली तो नहीं है ना? हमारा से सपना हुआ तो वो चीख पड़ी थी। देखो लड़की, हमारे घर के मामले में तुम मत बोलो तो अच्छा है। परसों निकाह उसका, इसलिए सब लोग तैयार तैयार है ना? मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए। एजाज साहब 2 टोक कहते वहाँ से निकल गए। हारिस और अरसलान भी बाप के पीछे हो रही है। हमारा तुम कुछ मत कहो, वो नहीं मानेंगे। रुकैया ने हमारा को समझाना चाहा। नहीं सासू माँ, मैं बिस्मा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं पुलिस में रिपोर्ट दूंगी। हमारा ज़िद्दी लहजे में बोली। सीढ़ियों पर खड़ी बिस्मा को हमारा पर शिद्दत से प्यार आया था। वो कोई रिश्ता न होने के बावजूद उसकी खातिर लड़ रही थी, और यहाँ उससे अपने उसे बेच खाने का प्रोग्राम बना चुके। हमारा गलती मत करो, तुम जानती हो गुल खान के पास कितना पैसा है, वो पुलिस तो क्या पूरा अमला खरीद सकता है। तुम अपनी ज़िंदगी दांव पर मत लगाओ, वरना तबाह हो जाओगी। मेरी बेटी अल्लाह के सुपुर्द है, मेरा रब उसकी हिफाजत करेगा। रुकैया उसका कंधा थपथपाती आंसू पोंछकर कमरे में चली गई, जबकि हमारा वहीं सोफे पर ढह गई थी। वो अपने सामने बिस्तर पर पड़े सुर्ख जोड़े को देख रही थी, जो कल पहनकर उसे अपना आप बेचना था। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। अम्बिश दीवार के साथ लगी खामोश आंसू बहा रही थी। अम्बिश, क्या पता वो शख्स अच्छा हो, क्या पता लोग यूं ही
उसके खिलाफ बातें करते हो, मगर वो बहुत अच्छा हो, मेरा ख्याल रखे, वो उम्मीद से बोली। तो अम्बिश मुस्कुराकर बोली, दिल को बहलाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है। बिस्मा ने गहरी सांस लेकर खुद को आईने में देखा, फिर उठकर कमरे से निकल गई थी। अम्बिश भी उसके पीछे होली। अम्मा अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना, ठीक है? वो अपनी माँ के गले लगी उसे तसल्ली दे रही थी, जो रो रो कर दोहरी हो चुकी थी। तो मेरी बहादुर बच्ची है ना, हिम्मत मत हारना। वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। हमारा की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो बिस्मा को बहनों की तरह चाहती थी, कैसे उसे जहन्नुम में जाने देती। भाभी अब ज़्यादा मत सोचना, मैं ठीक हूँ। वो अब अमारा के गले लगी थी और मैं अम्बिश कर्बसता सी बोली तो बिस्मा भाग कर उसके गले लगी थी। तेरे बगैर मेरी क्या ज़िंदगी, तो मुझसे मिलने आया करेगी ना? वो आंसू पोंछती उससे बोली तो अम्बिश ने सर जोर से इस बात में हिलाया। वो कमरे में बैठी थी, अभी मगरिब की नमाज से फारिग हुई थी कि उसने अपने रब से रो रो कर दुआ मांगी। वो अपने मेहंदी से खाली हाथ देकर इस्तेज़ाए से मुस्कुरा दी। क्या हम कहाँ हैं वो मनूस की तरह कमीनी, दफा हो। हिराफा जाज की आवाज़ पर ठटकी अल्फाज उसी के लिए इस्तेमाल होते थे। उसने खिड़की से झाँक कर देखा तो दंग रह गई थी। जाज सब जाजिब को गिरबान से पकड़े गुस्से से फनका रहे थे। वो तेज़ी से भाग कर बाहर पहुंची। रुकैया और मारा भी दौड़ती हुई आ गई थी। कमीनी आवारा आशिक लड़ाई कमीनी आवारा इश्क लड़ाती है। जाज साहब उसे देखते ही इस पर झपट पड़े, बालों से पकड़कर उसे फर्श पर फेंका। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? रुकैया ने लिपट कर बेटी को संभाला। इन नालायक मुझसे आकर इस मनूस का हाथ मांग रहा है। ये इश्क माशूकियाँ चल रही हैं इन दोनों की। वो ज़हर उगलते अब जाजिब की तरफ मुड़े जो उन्हें घूर रहा था। दफ़ा हो और दोबारा शक्ल मत दिखाएं। जाजिब ने एक तरह से बिस्मा को देखा, जिसने हाथ जोड़कर आंखों के इल्तिजा लिए उसे देखा। वो जबरे भींचे वहाँ से निकल गया, मगर एजाज साहब देर तक बेटी को कोसते रहे थे। वो कमरे में बैठकर बस रोए जा रही थी। इसका पूरा सर दुख रहा था। बाप ने बाल इतनी जोर से जकड़े थे कि मानो सारा सर ही धड़ से अलग कर दे। अमारा ने उसके सर पर तेल की मालिश की, फिर देर तक सीने से लगा उसे तसल्ली देती रही। उसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? रुकैया अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। बेटी की इज्जत का सोचकर उनका कलेजा कट रहा था। बस करते अब रोना धोना, इतने साल से पाला है, ये कम नहीं है क्या? अब सारी उम्र सर पर बिठा लूं? एजाज साहब इनकी सिसकिन से चचाते बोले तो रुकैया ने कर्ब से आंखें मींची थी। काश वो पैदा ही ना होती, दिल से एक दुआ निकली थी। सूरज जोड़े में सजी हुई समरी से आईने में खुद को देख रही थी। उस शोक के आलम में भी उसका चेहरा बहुत हसीन लग रहा था। नीली आंखों में दुनिया जहान का कर्ब था। उसे लगा जैसे सुर्ख जोड़े में उसका निकाह नहीं, जनाजा पढ़ाया जाएगा। रुकैया का रो रो का बुरा हाल था। इनको बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। अमारा बड़ी मुश्किल से रोती हुई इन्हें कमरे में लिए बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से वो हारिस से भी बोलचाल नहीं कर रही थी। उसे हकीकतन दुख था। बिस्मा को इतनी अजियत क्यों दी जा रही थी? सवाल वो बारहा सबसे कर चुकी थी और जवाब सिर्फ यही होता कि वो बेटी है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया तो उसने मरी मरी आवाज़ में कबूल है कहा था। आंसू वो तो खुश हो चुके थे, निकाह हो गया तो उसने एक कर्बसदा सी नज़र अपने कमरे पर डाली। अम्बिश एक सरगोशी निकली। जहाज साहब ने अम्बिश को सुबह ही सलील कर घर दरवाजे से बाहर कर दिया और वो जो अपने दोस्त से आखिरी बार मिलने की आ रही थी, उसकी शक्ल तक न देख सकी थी। आखिर उसकी भाई ने बिस्मा से मोहब्बत का गुनाह जो कर लिया था। अपना जोड़ा संभालती हुई वो दो औरतों की हमरा खुद को घसीट कर गेट तक लाई। रुकैया बेगम को अमारा ने कमरे से निकलने ही न दिया। वो होश में नहीं लग रही थी। उसने पलट कर देखा तो उसके भाई और उसका बाप चंद मर्दों के साथ मुसाफा कर रहे थे। फिर वो रुकी नहीं थी, अपनी चीखें जब्त करती गेट से बाहर निकल गई। वो पहली दुल्हन थी जो न बाप के गले लगकर रोई थी, न भाइयों के और माँ। गाँव की औरतों को उस पर तरस आ रहा था। वो सब उसके लिए ही दुआ कर सकती थी। वो जो शौक और शरारती सी थी, आज बिल्कुल मुर्दा लग रही थी। नीली आंखें बिल्कुल बंजर थी। गाड़ी में बैठते हुए उसकी नज़र सामने पड़ी तो पल भर को सांस रुक सा गया। जाजिब दरक के साथ खड़ा अपनी मोहब्बत का जनाजा देख रहा था। उजड़ी हालत उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। वो जब से रुक फिर कर गाड़ी में बैठ गई। ज़िंदगी ने उसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया था, मगर वो फिर भी एक उम्मीद लिए बैठी थी, शायद कुछ अच्छा हो, मगर कैसे? बड़ी शानदार हवेली थी। आज से पहले उसने ये हवेली सिर्फ बाहर से देखी थी, मगर वो अंदर से भी हवेली ही थी। वो उन्हें दो औरतों की हुमरा अंदर आई जो उसे वहाँ से लेकर आई थी। हवेली में दाखिल होते ही दबिश खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया, न बंदा न बंदे की ज़ात। वो औरतें उसे लेकर सीढ़ियों से गुजारते हुए एक बड़े और खूबसूरत कमरे में ले गए। कमरा हर सजावट से पाक था, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत था। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए है? इनमें से एक औरत ने उसे बेड पर बिठा कर पूछा तो वो झांकी। मतलब वो दोनों नौकरानियां थीं। उसे लेने इस घर का कोई फ़र्द नहीं गया था। उसने तब तक अपने शौहर को भी नहीं देखा। नहीं, वो बस मुझे कपड़े बदलने थे। उसने कहा तो मुलाजमा ने निफ़ी में सर हिलाया। नहीं, अभी आप कपड़े नहीं बदल सकती। हारिब साहब जी जब आएंगे तो तो ही आपने कपड़े बदलने हैं। नौकरानी की बात पर उसने सर हिलाया। वो दोनों बाहर चली गईं। सामने लगी घड़ी पर उसने वक्त देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। वो इंतहाई थकी हुई थी। रो रो कर कल रात भी सो नहीं सकी। बेड के साथ टेक लगाकर वो सोचती सोचती ही सो गई। शदीद बदबू नाक के नथनों से टकराई तो उसकी आंख खुल गई थी। अपने सामने बैठे एक 30-35 साल के मर्द को देखकर वो उछल के सीधी हुई थी। मेरी दुल्हनिया सो रही थी, उसने हंसते हुए कहा। तो बेसाख्ता बिस्मा ने अपनी नाक पर हाथ रखा। वो शायद नहीं, यकीनन शराब पीकर आया था। कब से सो रही हो तुम? इससे अच्छा ही है, नींद पूरी कर ले तुमने, अब फ्रेश रहोगी। हारिब ने उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए कहा। आपने शराब पी है? प्लीज़ दूर रहे, मुझे क्या आ रही है? शराब की गंदी बदबू से उसकी तबीयत खराब होने लगी। ओहो, सॉरी, मैं अभी आता हूँ। उसे याद है कि उसने शराब पी है तो वो चौंक कर बोला, फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो बदबू काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी थी। शायद ब्रश किया था उसने।
पता है, जब तुम्हें पहली बार खेतों में बैठे देखा था ना, किसी लड़की के साथ बैठी थी, तुम बातें कर रही थी। उसने बेड पर बैठते उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैंने सोच लिया था कि तुम मेरी ही हो, बस और देखो तुम्हें अपना लिया। उसने यूं कहा जैसे कोई कीमती चीज पाली हो, अपनाया, ये खरीदा। बेसाख्ता बिस्मा के मुंह से निकला तो हारिस ने चौंक कर उसे देखा। तुम जैसे को खरीदा ही जाता है डार्लिंग, उसने संजीदगी से कहा। तो बिस्मा ने उसे देखा। मुझ जैसी से मतलब? वो बोली। तुम जैसी आवारा। वो हंसता हुआ बोला। बिस्मा ने सबसे आंखें मींची थी। वो कहका लगाकर उस पर झुका और फिर सुबह अचानक की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। पूरा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो हारिब उसके बगल में सो रहा था। वो बमुश्किल उठकर वॉशरूम गई थी। आईने में अपना चेहरा देखा, फिर अपना जिस्म देखा तो दुख से एक आंसू बह निकला था उसके चेहरे और जिस्म पर जा बजा नील पड़े थे। ये हारिब की दरिंदगी का सबूत थे। फ्रेश होकर उसने नमाज पढ़ी, कमरे से निकल आई थी। हौली हौली सीढ़ियाँ उतरने लगी तो एक धार पर एकदम खौफजदा हो गई। ये कौन सा वक्त है जागने का? हमारे यहाँ नौकर सुबह 4 बजे जाग जाते हो, तुम भी इनमें शामिल हो? वो अधेड़ उम्र की एक औरत थी जो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती बोल रही थी। उसे समझना है कि क्या कहे। सुंदरी से लेकर जाकर समझा दो। वो सुंदरी को आवाज़ देती चली गई थी। सुंदरी भागती हुई आई और बिस्मा को ले किचन में चली गई। ये माँ बेगम है तुम्हारी सास। उसी कुर्सी पर बिठा बताने लगी। अरे तुम्हारी आंखें तो बहुत प्यारी हैं। सुंदरी ने बेसाख्ता तारीफ की तो वो जख्मी सा मुस्कुराई। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। बिस्मा। वो आहिस्ता से बोली। बिस्मा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ खा लो, फिर बाकी सबको नाश्ता देना है। उसके चेहरे और गर्दन पर पड़े नील के निशान देखकर नजरें चुराती बोली। बिस्मा उसकी हरकत पर सर झुकाकर दुपट्टा ठीक करने लगी। तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, लेकिन एहतियात करना क्योंकि तुम इंसानों में नहीं दरिंदों में आ गई हो। सुंदरी की बातों से उसका हलक तक खुश्क होने लगा था। तुम सिर्फ हारिब साहब की जिद की वजह से यहाँ हो, और अगर गुल खान साहब भी राजी थे, मगर माँ बेगम तौबा तौबा, उनसे तो बच कर रहना, क्योंकि वो तुम्हारा लिहाज बिल्कुल नहीं करेंगी। सुंदरी ने कानों का हाथ लगाते पराठा उसके हाथ के रखा था। घर में कौन कौन है? उसने पूछा। माँ बेगम और कुल खान के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बाकी 2 बहुएं अपने कमरे की हद तक रहती हैं, क्योंकि उन्होंने हवेली को वारिस दिया हुआ है। दोनों के 2 बेटे हैं। सुंदरी उसे तफसील बता रही थी और वो नाश्ता करते हुए उसे गौर से सुन रही थी। उन्होंने अपनी बेटियों को भी यूं ही बेचा है और 4 साल हो गए हैं, आज तक खबर तक नहीं ली कि अब की सुंदरी सरगोशी में बोल रही थी। बिस्मा को अनजाना खौफ लाहक हुआ। क्या वो भी अब अपनी माँ को नहीं देख पाएगी? क्या उसकी भी खबर नहीं ली जाएगी? बिस्मा, हारिब अच्छा इंसान नहीं है। क्या बोलूँ अब मैं? अपनी बीवी पर तशद्दुद कर करके उसे मार दिया। बहुत अय्याश परस्त है। चंद माह गुजरेंगे उसका, तुमसे भी दिल भर जाएगा। कसम से जहन्नम में आ गई हो तुम। सुंदरी लगातार उसका सांस खुश्क की जा रही थी। खैर, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम टेबल पर लगाओ, सब लोग उठते ही होंगे। वो तेजी से उठकर नाश्ता बनाने लगी, मगर बिस्मा वहीं की वहीं रह गई। आंसुओं का गोला फंदा बनकर हलक में फंस गया था। क्या मैं सारी जिंदगी के लिए कैद हो गई हूँ? उसने बेख्तियार रोना आ रहा था, मगर सुंदरी की आवाज़ तो उसे होश में लाए। टेबल पर नाश्ता लगाओ, अगर माँ बेगम ने देख लिया कि नाश्ता तुम नहीं मैं खुद बना रही हूँ तो सुबह सुबह बेइज्जत कर देंगी। सुंदरी के कहने पर वो जल्दी जल्दी टेबल पर नाश्ता रखने लगी। 1 हफ्ता हो गया था उसे यहाँ। इस 1 हफ्ते में हारिब सुबह जाता, शाम को लौटता, रात भर उससे अपनी हवस पूरी करता। इन दोनों के दरमियान कुछ खास बातचीत नहीं हुई थी। सुबह बिस्मा से शाम तक सुंदरी के साथ किचन में ही लगी रहती। इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। बिस्मा ने काफ़ी दफ़ा सुंदरी से उसके बारे में पूछा, मगर वो हमेशा टाल मटोल कर जाती। सुंदरी लगभग 16-17 साल की थी, मगर उसकी अक्ल 30 साल की औरत से भी ज़्यादा थी। माँ बेगम के अलावा उस हवेली में हर बंदा अपने काम से काम रखता। बिस्मा को सब नज़रअंदाज ही करते थे, मगर माँ बेगम उसकी मामूली गलती पर भी उसे बेइज्जत कर देती। उसे अम्मा की शिद्दत से याद आती थी, मगर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस अकेली होती तो रोने पड़ जाती। इसलिए सुंदरी उसे अपने लिए साथ ही लिए फिरती रहती। न जाने उसे बिस्मा के साथ क्या हमदर्दी थी। आज सुंदरी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए बिस्मा उसे आराम करने का कहकर खुद सारे काम निपटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला ले, सब लोग खाने के लिए आते ही होंगे। माँ बेगम काटदार लहजे में कहती। वहां से चली गई थी। आटा गूंदकर उसने फ्रिज में रखा, फिर हांडी चढ़ाई, कबाब तले, रोटियां पकाई। अपनी देवरानियों के लिए खसूसी चावल पकाए, क्योंकि वो चावल खाती थी। इस सब काम में उसे 2 घंटे लगे। इस दौरान माँ बेगम वक्फे वक्फे से उसे टोका मारती रही। सबके लिए खाना लगाकर उसने सुंदरी को खाना दिया, फिर दवाई देकर खुद किचन में आई। सदम यह कि उसके लिए खाना बचा ही नहीं। शर्तें खंगालने पर उसे एक पास्ते का पैकेट नजर आया। वो भी उसे पकाने का सोच रही थी कि माँ बेगम टपक पड़ी। ये ले, कपड़ों की टोकरी है, ऐसी 2 टोकरियां और भी हैं, मशीन लगाकर धोने। वो बड़ी सी टोकरी वहां धरती बोली थी। माँ बेगम, मैं कुछ खा लूं फिर करती हूँ। वो जल्दी से बोलकर प्याज काटने लगी। क्या बोली? अब तो मेरा आगे जुबान चलाएगी? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए गुस्से से आगे बढ़ी। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस कुछ खा लूं। फिर वो नासमझी से दोबारा बोली, मगर एक जोता थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। यहाँ तुझे ऐशी करी नहीं रखा, समझी? चल जल्दी कर। वो उसे बाजू से पकड़कर धक्का देती बोली थी। वो धक्का लगने से उसका पैर फिसला और वो अपने पूरे वजन से फर्श पर धड़ाम हुई थी। दाएं बाजू में दर्द की एक लहर उठी और वो बिलबिला कर रहेगी। माँ बेगम उसे वैसे पड़ा छोड़कर चली गई। वो हिम्मत करके उठी, बाजू में शदीद दर्द उठा था। टोकरियों को घसीटती हुई वो छत पर ले गई, फिर एक हाथ ही इस्तेमाल करके मशीन लगाई। भूख बहुत जोर की लगी थी। वो उतर कर कमरे में आई तो हारिब को देखकर रुक गई। वो कल रात से घर नहीं लौटा था। अभी उसे देखकर वो उसकी तरफ लपकी। देखे ना, माँ बेगम ने मुझे मारा, मेरा पूरा बाजू दुख रहा है। और बड़ी उम्मीद से अपने शौहर को बताने लगी, वो जो बाहर किसी से लड़कर आया था, इसकी शिकायत लगाने पर तब क्या? तो मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही हो?
वो चीखा तो बिस्मा सहम गई। उसकी नीली आंखें खौफ से भर गई थी। हारिब को न जाने क्या गुस्सा था कि एक जुदा थप्पड़ उसे रसीद कर गया। बस कर दे, मैं को गुलाम हो गया, बीवी हूँ आपकी, जिसका जो दिल आए वही कर रहा है। अगर इतने ही तंग हो तो छोड़ दो मुझे। वो चीखी थी, उसकी बस हो गई थी। ये सब झेलना उसके बस में नहीं था। जुबान चलाती है कमीनी, चल तुझे सबक सिखाता हूँ। आरिफ तैश मारता अपनी पेन से पैर निकाल कर उसे पीटने लगा। उसकी चीखों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब वो नींद बेहोश हो गई तो उसे घसीट कर स्टोर रूम में बंद कर आया था। हारिब, मुझे ये बता दें कि इतने बेहोश कैसे हो सकते हैं आप लोग? सासू माँ की हालत देख के मर जाएंगी वो। अमारा रुकैया को बिस्तर पर बेइज्जत पड़े देखकर दुख से बोली। हारिस, अपनी बीवी को काबू में रख। एजाज साहब की तनवीर कर कमरे से चले गए। रुकैया को दिल का दौरा पड़ा था। किसी से मालूम पड़ा था कि बसमा पर हद से ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। एजाज साहब तो सफाकी की हदूद पर थे। रुकैया तो सह ही न पाए, वहीं ढह गई थी। हमारा से इन लोगों की सफाकी बर्दाश्त नहीं हुई। हारिस, कल को हमारी बेटी होगी तो आप क्या करेंगे? वो अपने पेट पर हाथ रख के बोली। वो उम्मीद से थी। हारिस ने सर उठाकर उसे देखा। अगर आप बेटी को मनु समझते हैं तो मुझे डर है कहीं कल को आप अपनी बेटी के साथ भी ये सब करेंगे। वो बेयकीनी से बोले। हारिस, चुप रहा। मैं ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए। उसने हारिस के सर पर बम फोड़ा। वो तड़प कर रह गया था। हमारा, मेरी जान, हमारी बेटी हो या बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं बिस्मा के मामले में कुछ नहीं कर सकता। वो कहकर रुका नहीं था और हमारा बस बेबसी से खड़ी रह गई। वो वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ के वो रुकैया को इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। वो बहुत बेबस हो गई थी। सुंदरी को जब पता चला कि रात से बिस्मा स्टोर रूम में पड़ी है तो वो तेजी से हार्प के कमरे में गई। वो बेसित पड़ा सो रहा था। शर्म नहीं आई सब करते हुए? वो चीखी तो हारिफ फड़फड़ा कर उठ बैठा। सामने सुंदरी को देखकर बेजारे से मुंह फेर गया। हारिफ, गुल खान जाकर उसे स्टोर से निकालें। वो गुस्से से बोली। चल दफा हो यहाँ से, मेरे मुंह न लग। वो दोबारा सोने की कोशिश में था। सुंदरी, चल मेरे साथ आजा। अभी वो कुछ कहती माँ बेगम की आवाज़ पर वो चुप होकर कमरे से निकल गई थी। पागल है क्या तू? क्यों उसके मुंह लग रहा है? पता तो है कितनी कमीनी है वो, पखेड़ा खड़ा कर देगी। माँ बेगम हारिब को रपटती हुई वहां से चली गई, जबकि हारिब लापरवाही से दोबारा बिस्तर में मुंह दे गया। उसे नींद बेहोशी की हालत में सुंदरी और माँ बेगम उठाकर कमरे तक लाए। हारिब वॉशरूम में था। सुंदरी ने थोड़ा सा खाना उसे खिलाया, फिर मुलाजिम से कहकर डॉक्टर को बुलवाया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और अजीब नजरों से देखता हुआ फेस पकड़कर निकल गया। मेरी बात सुनो बिस्मा, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, ऐसे तो तुम मर जाओगी। सुंदरी किचन में काम करती बोल रही थी। बिस्मा कुर्सी पर बैठी उसे सुन रही थी। उसके जख्म भर गए थे। तबीयत अब काफी बेहतर थी। अच्छा है ना मर जाऊं? वो मायूसी से बोली। बिस्मा, तुम उम्मीद से हो? उसने बम फोड़ा। बिस्मा हक तक से देखने लगी। बात कुछ अरसे के लिए दबा कर रखो, वरना बच्चे को खतरा होगा। चंद माह बाद चेकअप करवा लेंगे ताकि पता चल जाए लड़का है या लड़की। सुंदरी धीरे से बोली। बिस्मा एकटक उसे देखने लग गई। सुंदरी, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? तुम हो कौन? तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर? उसकी फिक्र पर हैरान हुई थी। बस ये समझ लो, जो भी हूँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मगर तुम्हारे साथ ज़रूर दूंगी हमेशा। वो मुस्कुराकर बोली। बहुत जालिम है एजाज साहब, इनका खून है वो, मगर इनको तरस नहीं आता। इतनी भी क्या लालच, मासूम सी लड़की को जहन्नुम में धकेल दिया। हमारा चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी, जब वहाँ गाँव के डॉक्टर मिल गए। उन्होंने छूटते बिस्मा की प्रेगनेंसी और धुंधली हालत बयान कर दी थी। क्या सचमुच से मारा? दुख से इससे बोला भी न गया। मैं खुद चेकअप कर आया हूँ। हारिब की पहली बीवी भी हामला थी। बेटी पैदा होते ही शौहर ने मार दिया उसे। न जाने बिस्मा। वो चुप हो गए थे। हमारा थके कदमों से घर लौट आई थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। कहती भी क्या, यहाँ सुनने वाला कौन था? रुकैया हर वक्त चुपचाप रहती। हमारे उनकी दवाइयाँ और खाने का ख्याल रखती। बेटी का गम उन्हें सुकून नहीं दे रहा था। जब से वो गई थी अब तक उसकी शक्ल किसी ने देखी थी। 3 माह हो गए थे। उसके हारिस के दरमियान सर जंग चल रही थी। हारिस पेशकदमी करता, मगर वो उससे खींची खींची रहती। वो घर होता तो खुद को मसरूफ रखती ताकि उसे सामना कमी हो। वो भी इंसान था, आखिर तंग आया तो फट पड़ता कि चाहती क्या हो तुम हमारा? क्यों तुम अब बिस्मा की खातिर हमारा ताल्लुक खराब करी? मैंने कहा ना, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं? अब हम मुझे घर से निकाल देंगे, रिश्ता तोड़ लेंगे, मैं क्या करूँ फिर? वो आखिर में बेबस होकर सोफे पर ढह गया। हमारा बस उसे देखती रही, फिर खामोशी से कमरे से निकल गई। दिन गुजर रहे थे। इसका तीसरा महीना शुरू हो चुका था। इस वक्त वो किचन में थी। सारा काम समेट कर उसने किचन से बाहर झांका। सर्दियां शुरू हुई थी। उसकी देवरानी और जेठानी के बच्चे सर्दियों की छुट्टियों की वजह से घर पर ही होते थे। वो इस वक्त लॉन में खेलते हुए शोर मचा रहे थे। वो तेजी से फ्रिज के पास गए, ग्लास भरकर दूध का निकाला, फिर जल्दी से खटाखट हलक में डाला। अपनी सेहत के लिए उसे खुद ही कुछ करना था। खाली ग्लास करके वो सिंक से धोने लगी। ए लड़की, माँ बेगम के आवाज़ पर उसके हाथ से ग्लास छूटते छूटते बचा। वो तेजी से पलटी, पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। चोरी पकड़े जाने का डर। जीजी, वो बमुश्किल बोली। चाय की एक प्याली लेकर कमरे में दो। वो मशकूक नजरों से उसे घूरती लॉन की तरफ चली गई, फिर बच्चों को लिए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। बिस्मा ने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। वो खौफजदा क्यों हुई वो ये नहीं जानती, बस उसके जहन में डर था और वो डरती थी जालिम लोगों के जुल्म से। वो नहीं चाहती थी कि इस हालत में उस पर फिर से तशद्दुद किया जाए। वो रात उसे भूली नहीं थी जब हारिब उसे स्टोर रूम में बंद कराया था। क्या कर रही हो? सुंदरी किचन में दाखिल होती पूछने लगी। उसकी अचानक आवाज़ पर वो जो सोचों में करक थी एकदम उछल पड़ी। चाय चाय उबल गई है। वो कुछ नहीं। वो इतना कह पाई थी। पलट कर तेजी से चाय प्याली में डेर कर बाहर लपकी। काश मैं इस भोली लड़की के लिए कुछ कर पाती। सुंदरी पर सोच कर रह गई। बिस्मा के चेहरे पर खौफ और बेबसी देखकर उसका दिल करता था। दस्तक देकर वह कमरे में दाखिल हुई। माँ बेगम सोफे पर बैठी थी। पूरे कमरे में बच्चों ने उधम मचाया हुआ था। बच्चों के वालिदैन घर पर ही कम होते थे। ज्यादातर वो घर से बाहर रहते क्योंकि वो दोनों भाई शहर में बिजनेस करते थे। उनकी बीवियां घूम फिर कर
घूमने फिरने में। फिर इसलिए छुट्टियों के बाद बच्चे अपनी दादी के पास थे। वो चाय की प्याली पकड़े तेजी से आगे बढ़े, 1 कदम, 2 कदम, तीसरा कदम और ठस भागते हुए तूफान बच्चे से टकराया। प्याली फर्श पर गिरते ही चकनाचूर हो गई। उसकी हथेली पर गर्म चाय के गिरते ही शदीद जलन हुई। वह कराह कर रह गई। बेहुदा चाहे लड़की। माँ बेगम गजबनाक होती। उसके पास पहुंची, चटाक ही एक जूता थप्पड़ उसका गाल लाल कर गया और फिर दर पे दर्द थप्पड़ उसके बाएं गाल की सीनत बने। थप्पड़ खाकर उसका सर बुरी तरह चकरा गया, मगर बोल कुछ भी न सकी थी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। वो सब बच्चे ज्यों की त्यों खड़े रह गए थे। इतने महंगे सेट की प्याली थी, जाहिल तोड़ दी। माँ बेगम उसे सुनाती जा रही थी। कमरे में हारिब किसी काम से दाखिल होता ठटक गया। क्या हुआ माँ? वो माँ से सवाल करने लगा। हारिब, देखो उस लड़की को चाय गिरा दी, प्याली तोड़ दी। मैंने जरा सा डांटा तो बदतमीजी करने लगी। उनके भागकर हारिब के पास जाते ही बिस्मा पर इल्जाम लगाने से जहाँ हारिब की तासुर सख्त हुई, वहीं बिस्मा का हलक खुश्क हो गया। मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसे नहीं होगा, मैं साफ कर देती हूँ अभी। उसकी बेजान जिस्म में फुर्ती आ गई थी। उसने तेजी से कप उठा काम कर कांच इकट्ठा किया। कांच चुभने पर उसकी हथेली से खून रिसा, मगर उसने परवाह न की। कांच डस्टबिन में डालकर उसने अपने दुपट्टे से ही फर्श साफ कर दिया। मुबादा बाहर से पोछा लाने में वक्त ज़ाया हो न हो। इस दौरान हारिब और माँ बेगम उसे संजीदगी से घूर रहे थे। कमरे में आओ। हारिब उसे फर्श साफ करके खड़े होते देखता हुक्म देकर कमरे से निकल गया था। वो धीरे धीरे इसके पीछे चल दी। माँ बेगम नफरत भरी नजर डालकर सोफे पर बैठ गई, जबकि चुप खड़े बच्चे एक बार फिर से खेलने में मगन हो गए। तुमने मॉम से बदतमीजी की? कमरे का दरवाजा बंद करते उनसे सवाल किया। वो लड़ती हुई खड़ी रह गई। अगरचे उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुजरिम था। कब इनकार करती तो हारिब उसे कहकर मार देता कि उसकी माँ को झूठी कह रही है। अगर इकरार करती तो जाहिर है माँ से बदतमीजी करने वाली को वो कैसे बख्शता? जवाब दो। उसे चुप देखकर वो धारा, नहीं मैंने बदतमीजी नहीं की। उसकी धार पर डर के मारे वो तेजी से बोली, मतलब मेरी माँ झूठी है। कहते साथ उसने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। वो चकराते सर के साथ फर्श पर धर्म से गिरी। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि पहले माँ से थप्पड़ खाए फिर बेटे से। उसे बेहोश पड़ा देख हारिब ठटका था। ए बिस्मा। उसने गाल थपथपाकर उसे होश में लाना चाहा, मगर बेसुध। वो तेजी से उसे बाजू में उठाकर बिस्तर पर ले गया। उठो, क्या हुआ? चेहरे पर पानी की छींटे मारते वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। पलकों में होली से जुम्बिश हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो बेहोश में आती रो पड़ी। हारिब गहरी सांस लेकर रह गया। लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कहती वो हैवानुमा इंसान फिर से वहशत में उतर आया था। इसका 5वां महीना शुरू था। पेट उभर चुका था और जिस्म भरा भरा सा हो गया था। वो महसूस अंदाज में शॉल से अपना जिस्म खसूसी पेट ढक कर रखती। माँ बेगम की नज़र वैसे उस पर टिकी रहती थी। वो उसे देखकर शक भी पड़ गई थी। इस दिन गाँव की दाई को घर पर बुला लिया। बिस्मा को कमरे में आने का हुक्म दिया। जी। वो कमरे में दाखिल हुई। चल लेट जा जल्दी से बिस्तर पर। वो औरत उसे बोली, जी क्या? उसे लगा उसे सुनने में गलती हो गई। बिस्तर पर लेट जा, मैं तेरा आ, वो औरत फिर से बोली थी, सुना नहीं क्या कह रही हूँ? उसे बुत बनने देखकर माँ बेगम सख्ती से बोली तो वो धीरे धीरे चलती हुई बिस्तर पर लेट गई थी। एहे, ये तो अच्छी भली 4-5 माह की हामला है। दाई देखते ही बोल पड़ी थी और वो बेदम हो गई थी। आज नहीं तो कल ये राज खुलना ही था। माँ बेगम ने उससे अच्छी की क्लास ली थी। खूब कोसने दिए कि आज आखिरी खबर उसने छुपाई कि मैं नहीं जानती थी, मुझे मालूम नहीं था। वो धीरे से बोली, मगर माँ बेगम मुतमिन ना हुई। उसका झूठ बेवकूफ़ झूठ था। सुना हारिब को भी नहीं मालूम? फिर से बोली तो उसने नफी में सर हिलाया। बताना भी मत, कल मेरे साथ शहर चलना, ये मुसीबत ख़त्म करवाएंगे। वो नफरत से कहती कमरे से निकल गई, जबकि वो शशर सी खड़ी रह गई थी। उसकी राहत मसामत के बावजूद माँ बेगम अगले दिन उसे ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई। सुंदरी भी बेबसी से अपनी आंसू पोंछती रह गई। वो अपनी औलाद कैसे मार देती, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। सारे रास्ते वो रो रो कर माँ बेगम से भीख मांगती रही, अपनी औलाद की ज़िंदगी की भीख। मगर सामने शायद कोई पत्थर था जिससे सर टकराने पर कोई फ़ायदा नहीं था। वो कॉरिडोर में बेंच पर बैठी थी। माँ बेगम डॉक्टर के रूम में थी। उसका दिल चाहा कि वो भाग जाए अब यहाँ से, मगर कहाँ जाती? कांपते लरजते हाथ, नीली वीरान आंखों, बेरौनक चेहरा। उसे इस हाल में देखकर कोई शख्स गुजरते हुए वहीं खड़ा रह गया था। उससे वहीं उसे इस हाल में देखकर कुछ शख्स वहीं खड़ा रह गया। बिस्मा की नज़र उठी तो साफ रह गई। हारिस भाई। वो सामने एक नन्हे से वजूद को लिए खड़ा था। बिस्मा भागकर उसके पास गई। हारिस एकटक उसके मुरझाए चेहरे को देखता रह गया। वो दुबला पतला जिस्म, आंखें बाहर को निकली जैसे वो सालों की बीमार हो। दिल में एक होक सी उठी, ये आपका बच्चा है? वो उसकी गोद में मौजूद बच्चे को दीवानावार देखते बोली, बेटी है मेरी। उसने लब खोली तो आवाज़ लरज रही थी, अल्लाह नसीब अच्छा करे उसका। आई डोंट नो वाई, बट मुझे रोना आ रहा है सीन रीड कर कर। लोग कैसे कर लेते हैं यार, लड़कियों बेटियों के ऊपर जुल्म। क्या जिनसे शादी करते हैं वो बेटियां नहीं होती हैं? मतलब मुझे इतना होता है ना कि खुदा हिदायत दे ऐसे लोगों को। आजकल भी बहुत सारी टिपिकल जगह हैं, गांव है, देहात है, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, कह लें कि कास्ट होती हैं कुछ ऐसी, जहाँ पर आज भी बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता है। मतलब क्या ही बोले बंदा इन्हें, अगर उन्हें ज़िंदा रखते भी हैं तो मार देने के मुतरादिफ। अल्लाह नसीब अच्छा करे उसका।
मेरी शहज़ादी बिल्कुल हूर की तरह है। बिस्मा मुस्कुराई, फिर कुछ याद आते ही पलट कर देखा। अपना ख्याल रखना, मारा भाभी को सलाम देना प्लीज़। वह न जाने क्या सोच के इतना सब कहती भाग कर बेंच पर बैठ गई। हारिस धीरे धीरे आगे बढ़ गया, फिर रुका पलटा। वो बेंच के साथ वाले रूम में दाखिल हो रही थी। वो सर सटक कर आगे चला गया। अपनी नन्ही गुड़िया को चाइल्ड वार्ड में नर्स को पकड़ा दिया कि वो उसके कपड़े बदलने। मुड़कर जब वापस आया तो बेंच के करीब से गुजरे थे। वो रुक गया, फिर होले से आगे बढ़कर डॉक्टर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला। देखे मैडम, प्रेगनेंसी बहुत वीक है और 5वां महीना शुरू हो चुका है। अब अगर ऑपरेशन करवाए तो माँ की जान चली जाएगी। डॉक्टर सामने बैठी माँ बेगम से मुखातिब थी। बिस्मा एक तरफ खड़ी आंसू पोंछ रही थी। मैं किसी और डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, लेकिन बच्चा जरूर खत्म करवाऊंगी। माँ बेगम फनकार कर बोलती मुझे। बिस्मा को तकरीबन घसीटते हुए बाहर लाई थी। साग सा खड़ा हारिस फौरन रुक मुड़ कर खड़ा हो गया। वो दोनों उसे देख न सकी थी। हारिस अजीब सा तासुर ले इनके पीछे गया। वो जा चुकी थी। धके धके कदम लिए वो हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही वो हमारा और बच्ची को घर ले आए। रुकैया बेगम पोती को देखकर जी उठी थी, जबकि एजाज साहब ने अब तक खैर खबर नहीं ली थी। इसका क्या नाम रखे? अमारा ने गुमसुम हारिस से सवाल किया। उसके जहन में बिस्मा के अल्फाज गूंजे, अल्लाह नसीब अच्छा करे इसका। मेरी शहजादी बिल्कुल हूर की तरह है। हूर हूर फातिमा। उसने मुस्कुराकर कहा, बहुत प्यारा, यही नाम ठीक है। अमारा खुश हो गई। हारिस। कुछ देर खामोशी के बाद उसने हारिस को पुकारा, जो सोती हुई हूर का मासूम चेहरा देख रहा था। उसने हंकार भरा, आप बेटी पर खुश है ना? वो बोली तो लहजे में खौफ था। हारिस उसका खौफ महसूस करके लब भींच गया। नज़र मोड़कर अपनी फूल जैसी बेटी को देखा। कुछ सोचते हुए वो उठ खड़ा हुआ। मैं आता हूँ ज़रा, तेज़ी से कहकर वो बाहर निकल गया। 2-3 हॉस्पिटल से चेकअप करवाने पर हर डॉक्टर ने ये बताया कि अबॉर्शन नामुमकिन है। माँ बेगम चले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में फिर रही थी। बिस्मा ने सुंदरी को सारी बात बता दी। वो भी काफ़ी परेशान थी, मगर बहुत सोचने पर उसने हारिब को सब कुछ बताने का मशवरा दिया। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुए। सामने हारिब शीशे के सामने खड़ा सर पर कलर लगा रहा था। वो अपने सफ़ेद बालों को छुपाने, चेहरे पर जवानी के साथ बरकरार रखने के लिए अपना बहुत ध्यान रखता था। बिस्मा जानती थी वो हर तरह की बुरी आदत का शिकार था। मैं आता हूँ ज़रा, तेज़ी से कहकर वो बाहर निकल गया। 2-3 हॉस्पिटल से चेकअप करवाने पर हर डॉक्टर ने ये बताया कि अबॉर्शन नामुमकिन है। माँ बेगम जलीपा की बिल्ली की तरह पूरे घर में फिर रही थी। बिस्मा ने सुंदरी को सारी बात बता दी। वो भी काफ़ी परेशान थी, मगर बहुत सोचने पर उसने इसे हारिब को सब कुछ बताने का मशवरा दिया। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुई। सामने हारिब शीशे के सामने खड़ा सर पर कलर लगा रहा था। वो अपने सफ़ेद बालों को छुपाने और चेहरे पर जवानी के साथ असरात बरकरार रखने के लिए अपना बहुत ध्यान रखता था। बिस्मा जानती थी वो हर तरह की बुरी आदत का शिकार है, शराब नोशी, ज़िना, नशा करना, मगर वो इस मामले में चुप रहती थी कि कई अरसे से हारिब ने उसके करीब आना छोड़ दिया था। मगर बिस्मा ने उस पर कोई तवज्जो ना की, बल्कि जान खलासी पर शुक्र अदा किया। मुझे कुछ कहना है? वो बेचैनी से उंगलियां में रोटती हुई अटक कर बोली। हारिब बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लगा रहा। वो मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर हारिब झटके से पीछे मुड़ा। क्या? कब से? वो हैरान हुआ था। 5 माह। वो बोली। क्या 5 माह से तुम मुझे बता रही हो? वो हाथ से कलर की कटोरी छोड़कर अब उसकी जानिब चला आया। बिस्मा का हलक तर खुश्क हो गया था। वो मुझे मालूम नहीं था। कल ही माँ बेगम हॉस्पिटल ले गई थी अबॉर्शन के लिए। तो उसकी बात हारिब ने काट दी। मॉम अबॉर्शन के लिए? व्हाट नॉनसेंस! वो गुस्से से कहकर कमरे से निकल गया। बिस्मा खौफजदा सी वहीं खड़ी रह गई थी। फिर हारिब ने माँ बेगम के साथ जो बहस की वो एक अलग कहानी कर। गुल खान तो वैसे ही घर से बाहर होता था। हाँ, मगर वो घर की हर बात का इल्म रखते थे। इस वक्त भी वो दूसरे शहर में थे, मगर बिस्मा की प्रेगनेंसी का इल्म उन्हें पहले से था। शायद माँ बेगम ने बताया हो या फिर कोई मुलाजिम अकबर हो। और गर्ज ये कि हारिब बिस्मा का ख्याल रखने लगा। जब वो घर होता तो कमरे में बिठाकर मुलाजिम को हुक्म देकर उसके लिए फल और खाने की अशिया मंगवाता रहता था। इस दिन वो उसे लेकर शहर भी गया था। बिस्मा को शॉपिंग करवाई और शादी के 8 माह बाद उसने घर से बाहर की दुनिया देखी। ढंग के कपड़े लिए, वरना तो माँ बेगम की दूसरी बहुएं ही उसे अपनी उतरन दे देती तो वो उस पर भी शुक्र कर लेती। हारिब का बदलता रवैया देखकर माँ बेगम को आग लग पड़ी थी। सुंदरी हर दर्जा परेशान थी, मगर वो बिस्मा से कुछ ना कहती। उस दिन हारिब उसे लिए हवेली से निकल आया। पैदल चलते चलते वो उसे खेतों की सैर करवाने लगा। वो सब कुछ भुलाए बसी खुशी महसूस कर रही थी। वो नहीं सोचती थी कि खुशी वक्ती भी हो सकती, मगर इतने अरसे बाद वो खुश थी और वो खुश रहना चाहती थी। उसे इतना समझ आ गया था कि अगर वो हारिब को एक बेटा दे दे तो बदले में हारिब उसके पैरों में गिर जाएगा, मगर ये उसके इख्तियार में तो ना था ना कि वो बेटा जने। खेतों में घूमते घूमते बिस्मा की नज़र एकदम अम्बिश और जाजिब पर पड़ी, जो कुछ बात करते हुए पगडंडी से गुजर रहे थे। बिस्मा के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। हारिब! उसने हारिब को पुकारा, जो सामने खेतों की तरफ देख रहा था। हाँ, वो चौंक कर बोला। वो मुझे प्यास लग रही, बहुत ज़्यादा, थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। उसने सर पर हाथ रखकर कहा। अम्बिश और जाजिब की नज़र भी इन दोनों पर पड़ चुकी
इसलिए खड़े होकर दूर से देखने लगे थे। तुम बैठेंगे, मैं ट्यूबवेल से पानी लाता हूँ, ठीक है? हारिब उसे ज़मीन पर बिठाकर दूसरी तरफ चला गया। तेज़ी से उठी और अम्बिश की तरफ भागी थी। अम्बिश भी तरफ को उसकी तरफ आई, दोनों गले लगी थी। कितनी ही देर वो यूं ही गले लगी रोती रही। जाजिब हसरत से उसका भरा हुआ सरापा देख रहा था। आंखों की नमी को साफ करके वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। बिस्मा तो ठीक है ना? और ये क्या किया तुम? अम्बिश से अलग होते हुए इसके वजूद पर नजर डालकर बोली। हाँ, वो बस इतना ही कह पाई थी। कैसी हो? जाजिब की लरजती आवाज़ पर उसने उससे देखा, पता नहीं। वो खोई खोई सी बोली। उसकी नीली आंखें उदास थी। वो दुखी थी, खुश हो? दूसरा सवाल, अगर बेटा हुआ तो शायद खुशियों की उम्मीद हो, अगर बेटी हुई तो? वो ट्रांस की कैफियत में उसकी आंखों में देखी जा रही थी। तो जाजिब ने उसे हिफ्स करने का इरादा कर लिया था, तभी नजर नहीं डाल पा रहा था। तो शायद मौत, जैसे उसकी पहली बीवी। वो मुस्कुराई, कर्बसदा मुस्कुराहट। अगर पलटना चाहो तो इस नाचीज की जान भी हाजिर है। मरते दम तक इंतजार करूंगा, वो बोला। भूल जाओ, इंतजार लाहासिल है। वो उसके दिल के हजार टुकड़े करके पलट गई थी। आंसू पोंछती हुई वापस अपनी जगह आई थी। जाजिब अपनी आंसू आंखों से अम्बिश को देखने लगा, जो एक तरफ खड़ी अपने बहते आंसुओं को साफ करी थी। चलो, इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, जबकि अम्बिश का दिल उसकी लरजती आवाज पर 100 बार कटा था। होल को नहलाकर धूप में लिटाया। सकिया थी, मेरे को पहले लगा था रुकैया है। सकिया भी वहीं कुर्सी लगाए बैठी थी। अमारा किचन से फल उठाकर वहीं ले आई थी। जानती हूँ, जब मेरी बिस्मा पैदा हुई थी ना, तो उसकी आंखें देखकर सभी हैरान थे। वो खोई खोई सी बोलने लगी। अरसलान और हारिस जब भी उसके पास आते तो जाज साहब उन्हें डांट देते। दोनों भाई उससे प्यार करने को तरसते। वो थी भी तो इतनी प्यारी। रफ्ता रफ्ता जाज साहब की डांट और हर वक्त और आजाद की तसलीस से दोनों भाई बहन से दूर हो गए। वो दुख से बोली। हमारा एकटक उन्हें देख रही थी। वो बहुत साबिर थी, उसने कभी गिला नहीं किया किसी चीज़ पर। मेरा दिल कटता है सोचकर कि वो वहाँ कैसे जिंदा होगी, कैसी हसीयतें झेलती होगी। इनके आंसू गालों पर लड़क गए। आंटी, वो वहाँ ठीक है, उस पर जुल्म नहीं होता। जानती हैं, वो माँ बनने वाली है। अमारा ने उन्हें तसल्ली देना चाहिए। मैं जानती हूँ सब कुछ कि वहाँ क्या हो रहा है। वो इस्तजाइया से हंसी, यूँ जैसे हमारा की छोटी तसल्ली पर हंसी हो। क्या मतलब? वो हैरान हुई। फरीदा वहाँ नौकरानी है, वो मुझे सब बताती है। उन्होंने अपनी पड़ोसन का नाम लिया, जो अक्सर वहाँ आती रहती है। हमारा गहरी सांस लेकर रह गई थी। आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। वो धीरे से बोली। तेरा दिमाग दुरुस्त है। मेरी इजाज़त के बगैर तूने ज़मीन इस मनूस के नाम करवाई भी कैसे? एजाज साहब की झंकार पूरे घर में गूंजी थी। बीवी है वो मेरी, समझे आप? मेरी ज़मीन थी, मैंने उसके नाम कर दिया। आप होते कौन है उस मनूस कहने वाले? हारिस की आवाज़ गूंजी थी। तेरी इस बीवी ने लड़की जनी, हमारा घर, हमारी नस्ल पलीद कर दी उसने। एजाज साहब अमारा की तरफ देखकर हकारत से बोले। अबू, अगर मेरी बीवी से आपको तकलीफ है तो मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। हारिस बाप के आगे खड़ा हो गया था। हारिस पुत्र होश से काम रहे। रुकैया, उसका दिल होल उठा। देख हारिस, जानता है ना लड़की मनूस होती है। देख, मेरी माँ ने उसे किसी दारुल अमान में छोड़ आ घर में रखने की गलती की थी। मैंने तो उसकी गलती मत दोहरा। वो अब तहमुल से बोले। वही लफ्ज़ों का जाल, वही मीठी छुरी, मगर इस बार सामने एक भाई नहीं बाप खड़ा था। चलो, हमारा सामान पैक करो। वो बाप को घूरता हुआ हमारा से बोला। सुंदरी, तुम नहा लो, ये मैं कर लूँगी। चाय बनाती सुंदरी को बिस्मा ने कहा। एहतियात से, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगी। तुम ये माँ बेगम को दे देना, वरना किसी मुलाजिम को दे देना। यार, जैसे ही हारिस ने अभी अपनी बेटी के लिए स्टैंड उठाया, अगर ऐसे ही अपनी बहन के लिए स्टैंड उठा लेता तो क्या था? एहतियात से 5 मिनट में आ जाऊँगी। तुम ये माँ बेगम को दे देना, वरना मुलाजिम को दे देना। वो किचन से निकलने लगी। मैं दे दूँगी, बिस्मा मुस्कुरा कर बोली थी। चाय लेकर वो माँ बेगम की जाने बढ़ गई। जिस्म भारी होने की वजह से इसके पैरों में सूजिश हो गई थी। 8वां महीना शुरू हो चुका। वो बहुत मुश्किल से छोटा मोटा काम कर पाती थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। इजाज़त मिलने पर वो अंदर गई तो आरिफ माँ के साथ बेड पर ही बैठा था। वो चाय साइड टेबल पर रखकर पलट गई थी। कमरे की तरफ जाने ही लगी कि आरिफ के आवाज़ पर रुक गई थी। यहीं पर रुको, मैं तुम्हें शॉल लेकर आता हूँ, हॉस्पिटल चलना है। वो उसे कहकर खुद सीढ़ियों पर झांकता ऊपर चला गया। बिस्मा को अजीब वहम ने सताया। आधे घंटे बाद वो दोनों ही हॉस्पिटल में थे। हारिफ ने डॉक्टर से कुछ बात की तो वो सर हिलाकर बिस्मा की जानिब आई। चले मैडम, मेरे साथ। वो उसे लेकर एक रूम में चली गई थी। यहाँ लेट जाए। वो उसे बेड की जानिब इशारा करके बोली। डॉक्टर क्या करेंगे आप? बिस्मा ने धड़कते दिल से पूछा। मैम, आपके हस्बैंड ने अल्ट्रासाउंड का कहा है, आप लेट जाए यहाँ। वो कहकर मशीन सेट करने लगी। फिर जबकि बिस्मा का हलक खुश्क हो गया। अगर बेटी हुई तो वो सोचकर ही दहल गई। चुपचाप धड़कते दिल के साथ बेड पर लेट गई थी। इसके उभरे पेट पर मशीन फेरते हुए डॉक्टर संजीदगी से मशीन का जायजा ले रही थी। सब ठीक है ना डॉक्टर? वो खुश होंठों पर जुबान फेरती बोली। जी सब ठीक है, बच्चा भी सेहतमंद है। डॉक्टर ने मशीन बंद करते हुए नॉर्मल एज में कहा। जेंडर क्या है? वो बोली। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपना बच्चा खोना नहीं चाहती थी। बेटी हो या बेटा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो जानती थी कि हमारी बेटी होने की सूरत में उसकी जान ले लेगा। जेंडर बेटी है मैम। डॉक्टर के अल्फाज पर सातवां आसमान उसके सर पर गिर पड़े थे। चटाक। सारे रास्ते वो रश ड्राइविंग कर घर आया था। घर आते ही बेदर्दी से बिस्मा को गाड़ी से निकाल कर घसीटता हुआ अंदर लाया और जोरदार थप्पड़ दे मारा था। मनूस औरत अपने जैसी ही मनूस ही पैदा करेगी। वो धाड़ा बिस्मा का दिमाग इसका थप्पड़ खाकर ही सुन हो गया था। सुंदरी, माँ बेगम, दोनों देवरानियाँ और खैर से गुल खान भी थोड़ी देर पहले घर आया था। सब भी बाहर निकल आए। क्या हुआ हारिफ, सब ठीक है?
माँ बेगम तेजी से बोली थी, मॉम इस मनहूस औरत को क्या कितना ख्याल रखा मैंने, लेकिन ये भी कमी नहीं निकली, एक वारिस तक नहीं दे सकती, इसके पेट में इस जैसी मनहूस लड़की पल रही है। वो चीख कर माँ को बताने लगा। बिस्मा फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। इतने बेहिस शख्स। माँ बेगम के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट आ गई। ये लगा ये आग उन्हीं की तो थी। मैंने कहा था ना इससे बच्चा पैदा मत करो। अब देख लिया अंजाम। मुझसे पहले 2 औरतें ला चुकी हो तुम, इन दोनों ने तुम्हें वारिस नहीं दिया। माँ बेगम हकारत से बोली। गुल खान समेत सभी खामोशी से सब देख रहे थे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हारिब बुरी तरह से घसीट कर सीढ़ियों से चढ़ाकर कमरे में ले गया था। झटके लगने पर बिस्मा के पेट में दर्द की टीस उठी थी। हारिब प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, वो बेबसी से रोती हुई बोली, मगर सामने मौजूद पत्थर पर असर न हुआ। तो जा जान से मार दूंगा मैं। वो उसे झटके से बेड पर फेंकता उस पर वैश्यों की तरह झुका था। दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा। हारिब दरवाजे पर मुसलसल पीटने पर उसे छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका। सुंदरी सामने खड़ी कहरबार नजरों से उसे देख रही थी। क्या है क्या चाहिए, वो बेजारगी से बोला। बिस्मा ने वाजे महसूस किया कि गुस्से में होने के बावजूद वो सुंदरी के सामने सख्त अल्फाज नहीं बोला था। सुंदरी उसे नजरअंदाज करती कमरे में दाखिल हो गई। चलो मेरे साथ। वो बिस्मा को सहारा देकर उठाने लगी। एक लड़की हमारी डील हुई थी कि तुम हमारे मामले में नहीं घुसोगी, मगर जब से लड़की आई है तुम हवा में उड़ने लगी हो। जाते जाते सुंदरी उसकी बात पर रुकी थी। हमारी डील तो ये भी हुई थी कि तुम मुझे तंग नहीं करोगे, मगर 1 साल होने को है इस लड़की के साथ, तो तुम लोगों का रवैया मुझे तंग नहीं कर रहा बल्कि गुस्सा दिला रहा है। वो उसकी आंखों में देखती आग उगलते लहजे में कहकर बिस्मा खुली कमरे से निकल गई थी। मॉम मॉम वो चीखता वो माँ बेगम को पुकारने लगा। उसकी चिंगारती आवाज़ कमरे में चीज़ों को टूटने की आवाज़ ने बिस्मा और सुंदरी का दरवाजा दौरा था दूर तक पीछा की, मगर सुंदरी नजरअंदाज करती उसे अपने कमरे में ले आई थी। यार वैसे सुंदरी है क्या, मतलब मुझे थोड़ा सस्पेंस हो रहा है कि सुंदरी कौन है जिसके सामने इस क्या कहते हैं नीच इंसान की नहीं चलती। सुंदरी तुम्हारा हारिब से क्या रिश्ता है। वो उसे बिस्तर पर लिटाकर पानी का गिलास भर रही थी। जब उसके सवाल पर रुकी, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, फिलहाल दिमाग पर जोर मत दो। वो गिलास में उसकी तरफ बढ़ाती मुस्कुरा कर बोली, तभी ठीक है ना, दर्द तो नहीं है। बिस्मा के कुछ बोलने से पहले उसने बात बदलती नहीं, पेट में दर्द उठा था मगर अब आराम है। वो बोली, अच्छा तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, और हाँ कमरे से बाहर मत निकलना, कुंडी लगा लो अंदर से। वो उसे हदायत देकर कमरे से निकल गई थी। बिस्मा ने उठकर कमरे को कुंडी लगा ली, बिस्तर पर लेट गई थी। अपनी औकात भूल गई है तो उस मनूस की हमायत करती, कहा था ना कि हमारे घर के मामलात में दखल नहीं देगी। हारिब किचन में खड़ी सुंदरी को देखकर भपक गया था। मिस्टर हारिब गुल खान। वो उसकी तरफ मुड़ी। 3 साल होकर मुझे यहाँ आए हुए, तुम लोगों के मामलात में मैं एक लफ्ज़ नहीं बोली, लेकिन अब मामला एक औरत की है, बीमार हामला औरत, और तुम मेरा और इसका रिश्ता भी जानते हो। वो आप जनाब की जहमत से दूर उससे तुम कहकर पुकारती जवाब देने की लगी जब हारिब के जिस्म में आग दौड़ गई थी। हारिब अंदर चलो, शोर मत करो, सबको पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। माँ बेगम शोर सुनकर तेजी से कमरे से निकलती उस तक पहुंची। अपने बेटे को कह दे अगर बिस्मा को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो भूल जाएगा अपनी हवेली और जायदाद। ये कहीं जायदाद इसके नाम तो नहीं है, लग रहा है, या इसकी हो सकता है ये बीवी हो और उसने अपनी जायदाद अपने नाम करा ली हो, कुछ तो सीन है। सुंदरी आग उगलते लहजे में कहकर खाने की ट्रे उठाए तनफन करती अपने कमरे की तरफ चली गई थी। माँ मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, तब मैं कहता हूँ इन दोनों मनूसों को जमीन में गाड़ देते हैं। वो माँ के साथ कमरे में आते ही शुरू हो गया था, हारे होश करो, उसे मार सकते होते तो अब तक जिंदा न छोड़ती। माँ बेगम ने उसे फौरन टोका था, आप तो कह रही थी उसे काबू कर लेंगी, लेकिन 3 साल हो गए आपसे ये चटाक भर की लड़की काबू नहीं हुई। वह माँ पर चढ़ दौड़ा, ये चटाक भर की लड़की बहुत शातिर है और तुम सारे इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाओ। तुमसे किसने कहा था इश्क के भूत को सर पर सवार कर लो, किसने कहा था हवेली और अपना हिस्सा इस शातिर औरत के नाम करने की। कमीनी खुद तो मर गई है, लेकिन अपनी जैसी ही लड़की जिनकर गई है। माँ बेगम की ज़ुबान चालू हो चुकी थी, अपने अंदर की भड़ास निकाल कर वह हारिब को देखने लगी थी। मॉम बाकी सब छोड़ेंगे, बताएं कि करना क्या है, अगर ये दोनों भाग गई या फिर इस सुंदरी ने कुछ कर दिया तो। वो अब अपना खदशा बयान करने लगा था, इसीलिए कहा था कि इसके मुंह मत लगना, लेकिन तुम तो सीधा चढ़ दौड़े उस पर। क्या ज़रूरत थी किचन में घुसकर जंग करनी शुरू करने की। वो फिर से उस पर चढ़ाई करने लगी थी। मॉम उसने बेबसी से माँ को देखा था, वो नहीं निकल सकती यहाँ से, इन दोनों का निकलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुछ तो हल निकालना होगा ना। पानी सर से ऊपर हो गया था। वो संजीदगी से बोली थी, बिस्मा यहाँ से निकलना नामुमकिन है, मैंने सोचा था कि रात होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने पहरा सख्त कर दिया है और दोनों माँ बेटा लाउंज में ही खड़े खुसर पुसर कर रहे हैं। सुंदरी परेशानी से कमरे में टहल रही थी। अब क्या करें हैं, वो भी परेशान हो गई थी। हमें किसी मर्द की ज़रूरत है, वरना यहाँ से निकलना मुश्किल है, और एक और रात यहाँ रहना खतरनाक है। वो लोग ताक में हैं, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। वो चलती हुई उसके पास बैठ गई थी, लेकिन कौन मर्द होगा जो हमारी मदद करेगा। बिस्मा उलझ गई थी। बिस्मा जाजिब का नंबर है। सुंदरी के पूछने पर वो एक पल को साख्त हो गई थी। हारिस पागल हो गए हो क्या, ऐसे हमें छोड़कर मत जाओ, कम से कम माँ का ख्याल ही रख लो। सुकैया रोती हुई हारिस के पीछे लपकी थी। बाहर खड़ी गाड़ी में सारा सामान लाद दिया गया था। हमारा हुल को लिए एक तरफ खड़ी हो गई। चलो, हारिस ने सपाट चेहरे के साथ अमानत से कहा। हारिस रुक जा। सुकैया बेगम रो रो कर निढाल हो गई थी। हारिस भाई मत जाएं। अरसलान भी आगे बढ़कर हारिस का बाजू पकड़कर बोला। एजाज साहब सोफे पर बैठे तने हुए नकोश के साथ बाज़ाहिर अखबार पढ़ रहे थे, मगर उनका ध्यान उसी की तरफ लगा था। अम्मा परेशान मत हो, दुआ करना मेरे लिए, मैं अब और नहीं कर सकता।
हारिस ज़ुकैया बेगम के गले लगते हुए संजीदगी से बोला था। ज़ुकैया बेगम ने लरजते हुए हाथों से उसका चेहरा थामा, माथे पर बोसा दिया। अल्लाह की अमान में, वो लरजती हुई आवाज़ में बोली। उन्होंने दोबारा उसे रोका नहीं था। कम अज़ कम इस जहन्नुम से निकल रहा था। यहाँ रहता तो एजाज साहब उनका जीना हराम कर देते। हूर को बेतहाशा चुमकर अमारा को सीने से लगाकर उन्होंने अलविदा कह दिया था। खुश हैं आप? अब मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए, अब खुश हैं? पड़ गई ठंडक दिल में उनके जाते ज़ुकैया फट पड़ी थी। चुप कर कमीनी, क्यों गला फाड़ रही है? एजाज साहब बिगड़ गए थे। क्यों चुप करूँ? हाँ, सारी ज़िंदगी जुल्म सहती रही, मेरी बच्ची को इन ज़ालिमों के हाथ भेज दिया, मेरा बेटा छीन लिया, अब भी चुप रहूँ? वो चिल्ला उठी थी। एजाज साहब एकदम उठे थे गुस्से से। इससे पहले कि ज़ुकैया उनके किताब का निशाना बनती, अरसलान ने उनके सामने आन खड़ा हुआ। नहीं बाबा, अब नहीं। वो सर नफ़ी में हिलाता अपने अल्फाज से एजाज साहब को रुकने पर मजबूर करके। चलो अम्मा अंदर चलो। रोती हुई माँ को सहारा देकर वो कमरे में ले गया था। एजाज साहब साँक रह गए थे। सारी ज़िंदगी ज़ुकैया को मारते पीटते रहे, कभी उनके बेटों ने एक लफ्ज़ ना कहा, मगर आज उनके बेटों की तेवर उन्हें इश्तहाल दिला गए थे। वो गुस्से से दन-दन करते घर से निकल गए। लेकिन जासिब को क्यों? वो हैरान रह गई थी। बिस्मा एक वही है जो तुम्हारी खातिर जान भी दे देगा, वरना तुम्हारा बाप और भाई वो तो कुछ करने से रहे, सुंदरी ने सच झटक कर कहा। लेकिन तुम जासिब को कैसे? वो अब तक हैरान थी। अम्बिश से अक्सर मुलाकात होती है, तुम्हारी खैरियत पूछती रहती है वो। सुंदरी ने जवाब दिया तो बिस्मा सारी बात समझ गई थी। सोचो मत, अगर नंबर है तो बताओ। सुंदरी उसे गुमसुम देखकर दोबारा बोली। जाजिब का नहीं है, अम्बिश का है, बिस्मा ने धीरे से कहा। नंबर बोलो जल्दी से। सुंदरी तेजी से हाथ उठकर अलमारी से छोटा सा मोबाइल निकाल कर लाई। ये ओ हाँ। बिस्मा मोबाइल देखकर पहले हैरान हुई, फिर सच कर नंबर बोलने लगी। तभी दरवाजा खटखटाने पर वो दोनों चौंकी थीं। बाहर निकलो सुंदरी। हारिब की आवाज़ पर वो दोनों साख्त हो गई थी। वो दोनों शहर आ चुके थे। हारिस ने वहाँ एक अपार्टमेंट खरीद रखा था। 2 दिन पहले ही एजाज साहब का रवैया देखकर उसने अलहदा होने का फैसला कर लिया था, मगर वो फिलहाल माँ को अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन रात एजाज साहब से लड़ाई के बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ चला आया। हारिस साहब को इस तरह आंटी को छोड़ कर नहीं आना चाहिए था। वो पहले ही बीमार रहती, मज़ीद बीमार हो जाएंगी, मज़ीद बीमार ना हो जाए। मारा सख्त परेशान हुई थी। वो आना नहीं चाहती थी, मगर हारिस के गुस्से और सख्ती पर वो मारे बांधे चली आई थी। हारिस चुपचाप कान लपेट गया था। परेशान वो भी था, लेकिन वो इस वक्त किसी भी बहस के मूड में नहीं था। अपार्टमेंट सेट करना था, जो मारा ने सुबह से लेकर शाम तक सेट कर लिया था। फर्नीचर तो हारिस ने रखवा दिया था। मज़दूरों की मदद से बाकी थोड़ा बहुत काम भी हो गया। बाकी की सेटिंग पर उन्हें कम से कम 2-3 दिन लग जाने थे। ये 4 कमरों का खूबसूरत सा घर ही था। 2 कमरे सामने की तरफ, 2 दाएं बाएं बने थे। कुछ किचन दाएं तरफ था और अटैच बाथरूम्स थे। छोटा सा लाउंज और अंदर कमरों में से बालकनी में दाखिल होने के दरवाजे मौजूद थे। ज़ीरो मारा सारे घर का जायज़ा लेने के बाद बिस्तर पर ढह गया था। इसमें और काम करने की सकत नहीं थी। हारिस तो दूसरे कमरे में हूर को लिए बैठा था। थोड़ी देर बाद वो वहीं आ गया था। उसे दूध पिलाओ, भूखी हुई है। वो उसे पकड़ा कर बोला था। मारा चुपचाप उसे दूध पिलाने लगी। वो फीटें नहीं लेती थी। उदास मत हो, मैं अम्मा की खैरियत रखता रहूँगा। हालात बेहतर हों तो अरसलान और अम्मा को यहीं बुलवा लूँगा। वो उसकी खामोशी भांप कर नरमी से बोला। और बिस्मा? वो बोली। हारिस बिस्मा के नाम पर चुप रह गया था। बोले ना, बिस्मा का क्या होगा? वो उसे चुप देखकर फिर बोली। हारिस गहरा सांस लेकर रह गया। अच्छा, ये रिपीट एपिसोड है। दरवाजे के धड़धड़ा बजने से बिस्मा और सुंदरी का चेहरा फक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा भी टूट जाएगा। बिस्मा खौफ से सफ़ेद होते चेहरे के साथ कभी दरवाजे को देखती तो कभी सुंदरी को, जो तेज़ी से यहाँ वहाँ टहलती को सोच रही थी। अचानक वो तेज़ी से अलमारी की जानिब भागी। दरवाज़ा जोर से धड़धड़ाने लगा। हारिब गालियों की बौछार में दरवाज़ा खोलने का कह रहा था। सुंदरी ने लॉकअप खोला और तेज़ी से एक लेडी पिस्टल निकालकर हाथ में पकड़ी। पिस्टल वो तब लाई थी जब वो पहली बार इस घर में आई थी। पहले पहल वो उसे हर पल पास रखती, मगर वक्त के साथ साथ जब उसे अपना आप महफूज लगने लगा, उसने गन लॉकअप में रख ली थी। लेकिन आज एकदम ही जिसे पिस्टल याद आई तो पूरा वजह पुरसुकून सा हो गया। वो बिस्मा को एक कोने में खड़ा करके दरवाजे की जानिब गई। धड़धड़ाते हुए दरवाजे की तेजी से खोलकर पिस्टल सामने कर ली। हारिब पिस्टल देखकर भौंकला गया। वो ऐसी कोई तवक्का नहीं रखता था। पिस्टल देखकर दूर खड़ी माँ बेगम भी हरकत में आई थी। चुपचाप शराफत से यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना सारी गोलियाँ खोपड़ी में उतार दूंगी। वो चंखाड़ी थी। कोने में खड़ी बिस्मा सिर्फ आवाज़ें सुन सकती थी। सुंदरी की चिंखाड़ पर वो लरस गई थी। वो छोटी सी लड़की इंतहा की बहादुर थी। हारिब चलो यहाँ से। माँ बेगम बुद्ध बने हारिब को वहाँ से ले गई थी। ऐसा नहीं था कि इन लोगों के पास हथियार नहीं थे, मगर वो सुंदरी को नुकसान पहुँचने की सूरत में खुद का नुकसान नहीं कर सकते थे। सुंदरी इन लोगों को मिनटों में सड़क पर लाने की ताकत रखती थी, इसीलिए वो हारिब को घसीट कर कमरे में ले गई। ये लड़की इनकी सोच से ज़्यादा शातिर निकली थी। वो दरवाज़ा लॉक करके लरसती हुई बिस्मा के पास पहुँची। बस कुछ नहीं हुआ, बैठो। सुंदरी उसे बेड पर बिठाती तसल्ली देने लगी। सुंदरी, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की फ़िक्र है। मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकती, वरना तुम्हें मेरी खातिर इतनी मुश्किलें मोल न लेनी पड़ती। मुझे माफ़ कर दो। वो उसके कंधे पर सर रखे रोती। आज वो हद से ज़्यादा डर गई थी। उसे लगा था कि सब खत्म हो गया है, मगर सुंदरी की वजह से वो फिर से बच गई थी। इसने एक बार फिर से उसे इस दरिंदे से बचा लिया, मगर कब तक?
दोपहर में वो सो रही थी। सुंदरी दरवाज़ा बंद करके किचन में गई। मुलाजिम ने सुंदरी के कहने पर खाना बचा कर रखा हुआ था। खाने की ट्रे लिए वो ऊपर पहुंची तो कमरे का खुला दरवाज़ा देखकर दहल गई थी। तेज़ी से अंदर गई तो उसकी आंखें फटने के आ गईं। बिस्मा कमरे में मौजूद नहीं थी। वो किचन से ही आ रही थी। किचन में दरवाजे के करीब ही था, मतलब वो बाहर नहीं निकली थी। अगर निकली होती तो सुंदरी को ज़रूर दिखती। वो खाने की ट्रे मेज़ पर पटकती। हारिफ के कमरे की सानी भागी मगर कमरा खाली था। माँ बेगम के कमरे पर सारे कमरे छान मारे मगर सारे कमरे खाली। पूरा घर खाली था। माँ बेगम के दूसरा बेटा और उनकी फैमिली अक्सर घर नहीं होती। गुलखान भी शहर से बाहर ही होता। घर में 2 दिन से माँ बेगम हारिब और मुलाजिम ही थी, मगर मुलाजिम भी इसमें कोई नहीं था वहाँ। वो अपने धड़कते दिल के साथ पूरे लाउंज में भागने लगी। एकदम वो तेजी से कमरे में गई। पिस्टल उसके पास ही थी। अपना मोबाइल उठाकर बाहर भागी। किसी को फ़ोन मिलाती वो गेट की तरफ भागी। चौकीदार गेट पर ही था। फ़ोन पर बात करके वो तेजी से चौकीदार की तरफ गई थी। क्या इस घर में खाना भी नहीं मिलेगा? बजाज साहब गुस्से से तन करते कमरे में आए। रुकैया बेगम अपने कपड़े तय लगा रही थी। जहाँ साहब को मुकम्मल नजरअंदाज करते अपना काम करती रही। बहरी हो गई है कि सुनाई नहीं दे रहा? वो अपना आप नजरअंदाज होता देखकर सुलग उठे। क्या आपने यहाँ नौकर रखे हैं जो काम करें, खाना पकाएं? वैसे भी जिसे आपने मनूस मनूस कह के घर से निकाल दिया वही सारे काम करती थी। अब वो नहीं है तो कोई और इंतजाम कर लें। वो सब पार्ट लेजर में कहती जहाँ सबको सुलगा गई थी। जुबान चलाती मेरे साथ तेरी इतनी जरूरत। वो तेजी से उन तक पहुंचे। उनके बाल जकड़ने को आगे बढ़े मगर इससे पहले कमरे में दाखिल होते और सलाह ने उनके कदम रोक दिए थे। खाना मेज पर पड़ा है, जाकर खा ले। मेरी माँ को कुछ कहने से पहले सोच लेंगे, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अरसलान की रगें तनी हुई थी। जहाँ साहब खामोशी से बाहर निकल गए। बिस्मा कहाँ है? बोलो। वो चौकीदार के पास पहुंचती पूछने लगी। क्या मतलब बीबी जी? मुझे नहीं मालूम। वो हड़बड़ाकर बोला। देखें अंकल, किसी की जिंदगी मौत का सवाल है। अगर आपने किसी को यहाँ से निकलते देखा है तो प्लीज़ बता दें। वो नर्म लहजे में मिन्नत करने लगी। बीबी, यहाँ से मैंने किसी को निकलते नहीं देखा। बीबी, मेरी बीवी हवेली से निकलकर अपने क्वार्टर में गई है। आप उससे पूछें, शायद उसे कुछ पता हो। वो चौकीदार ने बताया। उसे लेकर आओ यहाँ जल्दी। वो बेचैनी से बोली तो चौकीदार भागकर क्वार्टर की जानिब गया। उसकी बीवी जो हवेली में मुलाजमा थी, उसने पहले तो खौफ के मारे कुछ न बताया, मगर फिर सुंदरी के समझाने पर उसने बताया कि उसने 2 लोगों की बातें सुनी। किसी तहखाने की बात कर रहे थे और कुछ देर पहले माँ बेगम किचन से फिर की तरफ गई थी, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं। सुंदरी इसकी बात सुनकर तेजी से अंदर गई। लाउंज से गुजरकर किचन की जानिब गई। पीछे की तरफ एक कॉरिडोर, वहां से गुजरकर सामने स्टोर रूम था। उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो फूली हुई सांसों के साथ वहीं खड़ी थी जब खटके की आवाज़ दीवार ओट में हो गई। वहीं नीम अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दिख रहा था। एक तरफ दीवार की जानिब उसकी नज़र पड़ी तो हैरान रह गई। दीवार में ऐसा पेंट हुआ था, लगता ही नहीं था कि वहाँ एक दरवाज़ा है। माँ बेगम हाल दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और तेज़ी से उसे बंद करके बाहर की जानिब बढ़ रहे थे। सुंदरी भी कुछ देर बाद बाहर निकल गई। उसे बहुत जल्दी कुछ करना था। न जाने वो लोग बिस्मा के साथ क्या करें। इस वक्त उसे जोश से नहीं होश से काम लेना था, वरना मसला हो सकता था। कमरे में आकर उसने अपना ज़रूरी सामान बैग में डाला। बैग बेड की नीचे रख दिया। सर्दी बढ़ रही थी। शाम का साया फैल रहा था और यकीनन तहखाना ठंडा था। बिस्मा के लिए ठंड में रहना खतरनाक था। उसने कोट पहना और पिस्टल जेब में अड़स कर कमरे से निकल आई। सुनो, पहले डाइनिंग टेबल साफ करो फिर खाना लगा देना। किचन में खड़ी मुलाजमा को मुखातिब करती वो वहीं खड़ी होकर मुलाजमा चुपचाप बाहर निकल गई। उसके निकलते ही सुंदरी ने तेजी से कोट की जेब में एक शीशी निकाली और खाने की अंडेल दी। फिर किचन से निकल के कमरे में आ गई थी। कुछ देर बाद वो धीरे से बाहर निकली। डाइनिंग पर हारिब और माँ बेगम बैठे थे। मुलाजमा खाना लगा रही थी। सुंदरी कहाँ है? माँ बेगम ने मुलाजमा से पूछा। कमरे में है शायद। मुलाजमा जवाब देकर किचन में चली गई। लगता है मुतमईन है। शायद उसे यकीन आ गया बिस्मा खुद ही भाग गई है। हारिब ने खाना खाते हुए माँ बेगम से कहा। वो बहुत शातिर है। हारिब हमें चुकाना रहना होगा। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आज रात ही इसका काम भी तमाम करना पड़ेगा। कोई हल निकालना पड़ेगा। माँ बेगम ने पुरसुत अंदाज में कहा। ओट में खड़ी सुंदरी पूरी नाजित से मुस्कुरा दी। मेरा हल निकालने से पहले अपनी मुसीबतों से तो जान छुड़वा लो। वो सोच कर रह गई। मुझे कुछ बात करनी है। मेरे कमरे में चलो। खाना खाने के बाद माँ बेगम हारिब को लिए अपने कमरे में चली गई थी। काम खत्म हो गया है? वो थोड़ी देर बाद किचन में आई थी। जी हो गया बस। मुलाजमा ने कहा। ठीक है, खाना ले आ जाओ और अपने शौहर के लिए। उसने मुलाजमा से कहा तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। फिर तेजी से खाने लिए बाहर चली गई थी। मुलाजमा की हैरानगी का सबब सुंदरी जानती थी। इससे पहले उसने कभी मुलाजमा से बात नहीं की, बल्कि बिस्मा के आने के बाद किचन उसने संभाल लिया। मगर आज मुलाजमा को पुरानी वाली सुंदरी देखने को मिलती, जिससे मुलाजिम खौफ खाते थे। किचन से निकल के वो माँ बेगम के कमरे में गई। होली से खटखटाया। जवाब न पाकर धीरे से दरवाजा खोला। वो दोनों बेड पर बेसित पड़े सो रहे थे। दवा ने ऐसा दिखाया था। उसने आगे बढ़कर माँ बेगम के कमर से लटकता चाबी का कुछ निकालना बाहर निकल आई थी। उसने मुस्कुराकर दरवाजा बंद किया। ताला डालकर किसी को कॉल करने लगी। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों कापुरुष दीवार फैलाकर हवेली में दाखिल हुए थे। चौकीदार खाना खाने के बाद गेट पर पहुंचते ही कुर्सी पर ठेसा गया। नींद उस पर गालिब आ गई। वो वहीं कुर्सी से टेक लगाए सो गया था। वो दोनों नकाबपोश धीरे धीरे हवेली में दाखिल हुए। लाउंज में सुंदरी को टहलते पाकर वो दोनों इस तरफ आए थे। उसने उसने इन दोनों को इशारे के तहखाने की तरफ जाने लगी। दीवार में मौजूद दरवाजे को चाबी से खोलने के बाद वो खोलने के कहाँ गया? दसों के सामने से गायब हुआ है।
खोलने के बाद वो तीनों अंदर दाखिल हुए। नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थीं। रात का वक्त था और तहखाना हद से ज़्यादा ठंडा लग रहा था। छत पर जगह-जगह बल्ब लगे थे जिनसे हल्की-हल्की रोशनी आ रही थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए एक और दरवाजे तक पहुँचे। इससे दरवाजे पर बड़ा ताला लगा था। एक नकाबपोश ने आगे बढ़कर अपनी गन से ताला तोड़ दिया। गन साउंड प्रूफ थी इसलिए आवाज़ पैदा नहीं हुई। अंदर दाखिल होते ही फर्श पर बिस्मा का बेसित पड़ा वजूद देखकर वो तीनों उधर लपके थे। एक नकाबपोश ने आगे बढ़कर उसे बाजू में उठा लिया। तहखाने में भी एक बल्ब मौजूद था जिस वजह से हल्की-हल्की रोशनी हो रही थी। बिस्मा के चेहरे पर उंगलियों के निशान थे, यकीनन उस पर हाथ भी उठाया गया था। वो तीनों बगैर वक्त ज़ाया किए बाहर निकल आए थे। एक नकाबपोश ने बिस्मा को अपने बाजू में सख्ती से उठा रखा था। कॉरिडोर से गुजरते वक्त वो लोग ठटक गए थे। लाउंज की बत्तियां जल रही थी और वहां चहल-पहल थी। सुंदरी ने इन दोनों को रुकने का कहकर आगे झांक कर देखा। हारिब के दोनों छोटे भाई अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। वो लोग जहाँ भी गए थे वापस लौट आए। सुंदरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो लोग फंस चुके थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है निकलने का। इस नकाबपोश ने सवाल किया जिसने बिस्मा को उठा रखा था। एक पिछला दरवाजा है मगर वो इस तरफ से वहां जाने के लिए लाउंज से गुजरना पड़ता है। इससे में हम उनकी नजर में आ जाएंगे। सुंदरी ने सरगोशी की। वो परेशान हो चुकी थी। वो लोग चंद मिनट इंतजार करते रहे। नकाबपोश ज़मीन पर बैठ गया। बिस्मा के वजूद को गोद में रख लिया था। इसका भारी वजूद उठाकर खड़ा रहना मुश्किल था। चंद पल गुजरे कि दोनों बेगम में बच्चों समेत कमरों में चली गई थी और कुछ देर बाद शौहर भी उठकर अपने-अपने कमरों में चले गए। तो शुक्र था कि वो लोग माँ बेगम के कमरे की तरफ नहीं गए वरना मंसूबा खराब हो जाता। उनके जाते वो तीनों हल्के-हल्के कदम उठाते गेट की जानिब बढ़ गए। चौकीदार बेसित कुर्सी पर पड़ा सो रहा था। गेट पर ताला इन तीनों का मुँह चिढ़ा रहा था। दीवार से बिस्मा को लेकर कूदना नामुमकिन है। ताला तोड़ना पड़ेगा। अब की बार दूसरा नकाबपोश ने कहा तो इन दोनों ने भी तायद की। उसने आगे बढ़कर साउंड प्रूफ गन से ताला तोड़ डाला। हल्की सी टन के बाद खामोशी छा गई। वो तीनों गेट खोलकर तेजी से बाहर निकल गए। कुछ दूर ही खड़ी गाड़ी में नकाबपोश ने बिस्मा का वजूद रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया था। सुंदरी बैक सीट पर सुंदरी का सर गोद में रखे बैठ गई थी। दूसरा नकाबपोश ड्राइविंग सीट पर बरजमान हो गया। जल्दी से हॉस्पिटल चलो। न जाने ये कहाँ से बेहोश है, कब से बेहोश है। सुंदरी ने बिस्मा के बाल सहलाते हुए कहा था। आधे घंटे के सफर के बाद वो लोग शहर में दाखिल हो गए थे। करीबी मौजूद सरकारी अस्पताल में ले जाते उसे इमरजेंसी में ले जाया गया था। इसके साथ साथ सुंदरी ही थी। बाकी दोनों बाहर के इंतजाम देख रहे थे। वो बिस्मा के बेड के पास ही कुर्सी पर बैठ गई थी। इसका सिर बीपी लो हुआ था। बाकी खतरे की बात नहीं थी। कुछ देर में उसे होश आ जाना था। फिलहाल उसे ड्रिप लगी हुई थी। सुंदरी ने एक गहरी सांस ली। लेकर वार्डरोब में नजर दौड़ाई। वहाँ एक और बेड लगा हुआ था जिस पर एक मरीजा ड्रिप लगी लेटी थी और इसके गिर्द कुर्सियों पर 4-5 लोग बैठे गप्पे हाँक रहे थे। देखें आप लोग बाहर चले जाएं। वार्ड में मरीज के साथ सिर्फ एक बंदा ला है। नर्स ने दोनों लोगों को तनबीह की मगर वो सुनी करते गप्पों में लगे रहे। नर्स तो चली गई लोगों के क्या बातों से बेजार। सुंदरी चुपचाप उन्हें देख रही थी। वो लोग अब खाने पीने में मशगूल हो चुके। वार्ड में डस्टबिन होने के बावजूद वो लोग फर्श पर रैपर फेंक रहे थे। चंद मिनटों में ही तो वो कूड़ेदान बन चुका। दूसरी मरतबा नर्स जब अंदर आई तो हक तक रह गए। देखें अगर आपने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है फौरी तौर पर वार्ड खाली करें। उस सख्त लहजे में बोली तो उनमें से एक मूंछों वाला बंदा उठकर उसके करीब गया। तेरे बाप का अस्पताल है क्या? हमारा मरीज यहाँ है। मेरी बेटी है वो अकेले में डरती है। वो हम यहीं हैं। वो कहकर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। नर्स वार्ड से निकल गई और थोड़ी देर बाद एक आदमी चौकीदार के साथ अंदर दाखिल हुई। इस आदमी ने लोगों की अच्छी बेइज्जती की थी। इनकी मरीजा बीपी लो होने की वजह से वो ड्रिप लगवा रही थी और ड्रिप भी कब की खत्म हो गई थी। उसे डिस्चार्ज करके मुलाजमा ने कमरा साथ किया था। अब कमरा खाली हो चुका। सुंदरी उठकर खिड़की के पास चली गई थी। थोड़ी देर पहले वाला शोर कह के खत्म हो चुके वार्ड में खामोशी थी। अपने भारी होते सर को पकड़कर उसने होले से आंखें खोली। अनजान जगह देखकर वो तेजी से उठ बैठी थी। बिस्मा तुम ठीक हो? उसे होश में आता देखकर सुंदरी उसकी जानिब लपकी थी। सुंदरी तुम ये मैं कहाँ हूँ? बिस्मा हैरत से सवाल करने लगी। फिलहाल रुको मैं बाद में बताती हूँ। वो उसे वहीं छोड़कर वार्ड से बाहर निकली। सामने से एक डॉक्टर गुजर रही थी। सुंदरी उसे बुला लाई थी। इसकी ड्रिप वगैरह उतार कर उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वो उसे सहारे देकर बाहर ले आई। उसके पैरों में जूती तक नहीं थी। बिखरे हुई और सूजी आंखें, एक गाल पर थप्पड़ के निशान उसे देखकर तरस आता था। वार्ड से निकलती उसकी नजर सामने बैठे दोनों अफसरों पर पड़ी, जाजिब और अरसलान। हाँ वो दोनों ही थे। जाजिब भी था जो उसे बाहों में भर कर लाया था। उसके साथ था अरसलान उसका भाई। वो दोनों परेशानी से उसे देखने लगे। सुंदरी आंखों में ही उन्हें मुतमिन करती बाहर आ गई थी। गाड़ी में बैठकर वो लोग अस्पताल से निकल गए। बिस्मा ठीक हो ना? अरसलान ने फ्रंट सीट से पीछे मुड़कर उसे देख पूछा। इस बार ड्राइव जाजिब कर रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ। वो दस बस की हालत में बोली तो वो सर हिलाता आगे मुड़ गया। बिस्मा का दिल चाहा कि उससे अपनी माँ की खैरियत पूछे, हमारा भाभी और उनकी बेटी, मगर फिर वो पूछ ना सकी। जाजिब मुझे यहाँ उतार दो, मैं यहीं से गाड़ी लेकर जाऊँगा। मेरी गैर मौजूदगी पर वो लोग मुझ पर शक न करें। अरसलान ने जाजिब को मुखातिब कहते ठीक है, एहतियात से जाना और मुझे फ़ोन करके सूरत हाल बताते रहना। जाजिब ने कहा मैं चलता हूँ बिस्मा, ख्याल रखना ठीक है सुंदरी जी। बिस्मा से कहकर वो सुंदरी की जाने मुड़ा। ठीक है, वो रुखे लहजे में बोली। अरसलान गाड़ी से उतर गया तो जाजिब ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्या तुम्हारी गैर मौजूदगी पर वो लोग शक नहीं करेंगे? ऐसा ना हो कि तुम्हारी फैमिली खतरे में आ जाए। कुछ देर बाद सुंदरी ने सवाल किया। बिस्मा सीट की पुश्त से टेक लगा के बैठी थी।
नहीं, मैं दरअसल घर में ही कम होता हूँ। शहर में नौकरी लग गई है ना, वो 2 माह से आज घर ही जा रहा था। जब तुम्हारी कॉल आ गई फिर सीधा हवेली ही पहुँचा। अरसलान को कॉल करके वहाँ बुला लिया। उसने तफसीली जवाब दिया और ये गाड़ी? सुंदरी ने इस्तफसार किया। ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, वो अक्सर दूसरे शहर में होता है। आज लेट हो गया तो ये गाड़ी उसके घर से ले ली। उसने जवाब दिया। ठीक है, अब कुछ खाने का बंदोबस्त कर दो, बहुत भूख लग रही है। उसने थके-थके लहजे में कहा। हाँ, मैं वही होटल की तरफ ले जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया। कुछ देर बाद होटल के पास गाड़ी रोककर वो अंदर चला गया था। खाना पैक करवाकर गाड़ी में ही ले आया। थोड़ी दूर गाड़ी साइड लगाकर गाड़ी में ही खाना लगा लिया। बिस्मा दोपहर से भूखी थी, उसने पेट भर कर खाना खाया। जासिम ने बिस्मा को मुखातिब नहीं किया था और ना ही बिस्मा ने उससे कुछ कहा था। वो लोग अपने सफ़र पर दोबारा चल पड़े थे। सुंदरी ने बिस्मा को सारी रवादार कही सुनाई थी। वो हक तक बस इस बहादुर लड़की को देख कर गई थी। उसने अपनी जान पर खेल कर बिस्मा को बचाया। अगर वो पकड़ी जाती तो न जाने क्या होता। वो सोचकर झुरझुरी लिए बिना न रह सकी। जासिम, मुझे वॉशरूम जाना है। सुंदरी ने गाड़ी चलाते जासिम को पुकारा तो वो चौंका था। अच्छा रुको, मैं गाड़ी रोकता हूँ। उसने कुछ देर बाद गाड़ी की तरफ रोक दी। वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करती गाड़ी से निकल गया। गाड़ी में अब सिर्फ जासिम और बिस्मा मौजूद थे। पूछो कि नहीं, कैसी हूँ? बिस्मा की आवाज़ से सकवत तोड़ा था। क्या पूछूं, तुम्हारी हालत मुझसे छुपी तो नहीं? वो गोया हुआ था। किस्मत ने क्या कहाँ ना खड़ा किया, मेरी हालत मेरे चेहरे से ही आया है। पूछने की नौबत ही नहीं आती। वो तंजिया मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और आज भी मैंने अपनी बात पर कायम हूँ। कोई कांच से बैकव्यू मिरर में उसके मुरझाए चेहरे को देखकर बोला। राज, मैं ये नहीं कहूँगी कि इंतजार रहा चले, मगर इतना ज़रूर कहूँगी तुम ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जिसकी कोई मंजिल नहीं। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक यूं ही भटकूंगी, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैं अब अकेली नहीं हूँ। मेरी औलाद मेरे साथ है और अपनी औलाद के मामले में मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। तुम इंतजार करना चाहो या दूसरा रास्ता चुनो, ये तुम्हारी मर्जी, मगर हमारे रास्ते अलग हैं। ये बात ज़हनशीन कर लो जाजिब। वो एक बार फिर उसका दिल तोड़ गई। मैं नम आंखों से अपनी जगह जामत रह गया था। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, मगर फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया। बिस्मा को उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ। मोहब्बत कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि मोहब्बत तो वो है जिसमें हर तरफ अंधेरा होने के बावजूद भी रोशनी की उम्मीद की जाए। मैं आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। वो बोला तो लहजे का कर बयां था। वो टूटा बिखरा हुआ था। बिस्मा ने उसे पहली बार यूं लरजते हुए बोलते देखा था। उसके हाथ जो स्टीयरिंग पर धरे थे वो कांप रहे थे। सुंदरी के अंदर आने पर वो अपनी आंखों की नमी छुपाए दूसरी तरफ रुख फेर गया था। दरवाज़ा थरथराया जा रहा था, यूं जैसे अभी टूट जाएगा। माँ बेगम की आंख खुली तो सर भारी हो रहा था। दरवाजे पर खड़ा हारिब गुलासुद पकने के साथ साथ दरवाज़ा जोर जोर से बजा रहा था। वक्त देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। वो हैरत से उठ बैठी थी। जहाँ हारिब, क्या हुआ? वो बोली। पूछो क्या नहीं हुआ, साला दरवाज़ा बाहर से बंद है। वो पलट कर चीखा और दरवाजे को पाँव से ठोकर मारी। माँ बेगम उसकी बात सुनकर बेयकीनी से आगे बढ़ी। दरवाज़ा बाहर से बंद पाकर उनके होशान खता हो गए थे। दरवाज़ा क्यों बंद है? ताला किसने लगाया? बाहर से हारिब के भाई की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ताला तोड़कर इन लोग दोनों को बाहर निकाला था। सब क्या है भैया, ताला कैसे? इसकी यह बात पूरी होने से पहले हारिब ने उसे टोक दिया। कुछ नहीं, वो मॉम, पता करो वो दोनों मनूसे भी हैं या नहीं। वो दोनों तेजी से तहखाने की जानिब गए। दोनों दरवाज़ा खुला पाकर हक तक रह गए। अंदर जाकर देखा तो बिस्मा गायब थी। सुंदरी भी पूरे घर में नहीं थी। गाली उसको छोड़ना ही नहीं था। रात पता नहीं क्या हुआ कि आंख लगी तो खुली ही नहीं। फिर हारिब पकता चला गया, लॉन्च में सोफे पर बैठ गया। रात जब हम आए थे तब चौकीदार बेसुध सो रहा था, गेट खुला था। मैंने गेट को ताला लगाया था। चौकीदार को झंझोड़ा भी, मगर वो नहीं जागा भी। गेट का ताला टूटा हुआ है, हारिब के भाई ने बताया। वो साली अकेली नहीं थी, ज़रूर उनके साथ कोई था। हारिब बुड़बुड़ाता हुआ बाहर गया, जबकि माँ बेगम अब तक सख्ते में थी। दोनों बहुएं बेजारी से उन्हें देखती नाश्ते में मगन थी। पूरे गांव को छान मारो, पता करो कि कल रात से कौन कौन घर से गैर हाजिर है, और हाँ, ये तलाश खुफिया होनी चाहिए। उसे बसमा के घर भी देखना। हारिब अपने आदमी को हिदायत देता। चौकीदार के पास आया, जो खौफजदा से खड़ा था। क्यों बेकमीने, तुझे तनख्वाह यहाँ सोने के लिए मिलती है? वो उस पर बरस पड़ा। ससुराल माफ़ करने, पता नहीं चला रात अचानक खाते खाते सर भारी हो गया, यहाँ कुर्सी पर रह गया। सुबह शोर से आँख खुली थी। जब आप दरवाज़ा चौकीदार कामते हुए अपनी सफाई देने लगा, मगर हारिब के थप्पड़ ने उसे दिन में भी नारे दिखाई देते। साली बहुत शातिर निकली, छोड़ूंगा नहीं इसको। वो अब सुंदरी को कोसता बंदर आया था। जहाँ माँ बेगम सोफे पर हैरान परेशान सी बैठी थी। मॉम, भी आपकी वजह से हुआ है, कहता था ना मैं उसे इतनी ढील मत दूँ, लेकिन नहीं। वो अब वो माँ पे चढ़ थोड़ा। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ, शादी लड़की है वो, आखिर खून किसका है? माँ बेगम दो बदो बोली थी। मॉम बस करे, मेरे खून पर मत जाए। वो झुंझला कर बोला। आई थिंक सो सुंदरी इसकी बेटी है और ये बिस्मस की सतीली वो, मुझे तो यही लग रहा है। साहब, कल रात से गांव से कोई गायब नहीं है। बिस्मा के भाई भाभी 4 दिन पहले ही घर छोड़कर चले गए थे। इसका भाई और माँ बाप यही हैं। गांव में से चंद लोग वो हैं जो शहर काम करते हैं, 2 दिन पहले से यहाँ नहीं है। ऐसा कोई नहीं जो मशकूक हो। आदमी ने 2 घंटे बाद जब खबर दी तो वो सर पकड़ कर बैठ गया। लगता है कुछ शहर का है। तुम लोग जाकर शहर पता करो, सारे अस्पतालों में जाकर देखो, कोई इस नाम की हमला औरत वहाँ चेकअप के लिए गई हो या कुछ भी, जल्दी फ़ौरन। उधार कर बोला। उसे यकीन था कि जैसी इसकी हालत थी वो अस्पताल यकीनन गए होंगे। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो दोनों उसके सामने और वो उनकी चीर फाड़ते। इतनी आसानी से एक लड़की उन्हें बेवकूफ़ बना कर गई। 3 साल से वो उसकी उंगलियों पे नाच रहे थे। इतने बेवकूफ़ थे या वो लड़की उनकी शातिर थी? हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब देखते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, मगर ज़रूरी नहीं कि वो सब पूरे हो। अक्सर ज़िंदगी इन ख्वाबों के हाथ से ही गुजर जाती है।
इस समय ज़्यादातर नौजवान लड़कियां और लड़के हैं जो अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए कोई ख्वाब सजाते हैं। इसी तरह बहुत से ख्वाब आंखों आंखों में लिए वो आगे बढ़ते हैं, मगर वो ख्वाब पूरे हों ये ज़रूरी तो नहीं। ख्वाब टूट भी जाते हैं। जब ख्वाब टूटते हैं कुछ लोग तो संभल जाते हैं, मगर कुछ को संभलने में उम्र बीत जाती है। हम से तकरीबन हर शख्स अपनी ज़िंदगी ख्वाबों के आसरे जीता है, एक उम्मीद के आसरे, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो लोग लाहौर पहुंच चुके थे। सुबह के 7 बजे थे। जहाँ उन्हें शहर के लिए एक पोश इलाके में एक छोटे से घर में ले गया था। कुछ देर वो वहीं रहा, फिर लौट गया था। वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था और ना ही ज़्यादा छोटा था। बिस्मा को वो जगह काफ़ी पुरसुकून लगी। वहाँ एक मर्द भी था जो काफ़ी उधेड़ उम्र थे। उन्होंने बिस्मा को खुश इखलाकी से वेलकम कहा। सुंदरी बिस्मा को एक कमरे में फ्रेश होने ले गई थी। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो टेबल पर नाश्ता लग चुका था। सुंदरी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से इस आदमी से बातें कर रही थी। बैठो, नाश्ता कर लो। सुंदरी ने उसके लिए कुर्सी घसीटी। जाजिब तो नाश्ते के बगैर ही चला गया था। इतना कहा मैंने, उससे आदमी ने कहा। हाँ, असल में उसे वापिस भी तो जाना था ना। का मिस्टर हारिब को इल्म हो गया कि वो कल रात शहर में नहीं था, तो नशा की जुम्रे में ना आ जाए। सुंदरी ने जवाब दिया। बिस्मा चुपचाप नाश्ता कर रही थी। आसमा, बिस्मा ये मामू है मुजावर। अचानक याद आने पर उसने तारुफ करवाया तो वो चौंकी थी। ओह अच्छा, बिस्मा इतना कह पाई। बेटा आप इसे अपना ही घर समझें, रिलैक्स रहें। मेरी वाइफ और बेटा किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन में गए हैं, शाम तक लौट आएंगे। मुजावर मामू ने मुस्कुराकर कहा, मगर बिस्मा मुस्कुरा भी न सकी। उसका जहन इस वक्त इंतहाई डिस्टर्ब था। तुम कुछ देर रेस्ट कर लो, तो थकी हुई होगी। मैं भी सोने जा रही हूँ। नाश्ते के बाद सुंदरी ने बिस्मा से कहा तो वह सर हिलाकर अपने कमरे की जानिब चलती थी। कमरा काफ़ी कुशादा और हवादार था। एसी भी लगा हुआ था, जिसके बायस कमरा काफ़ी गर्म था। कमरे में एक कोने में डबल बेड रखा था और एक जानिब सोफे पड़े थे। इनके सामने 2 टेबल से, कोने में ड्रेसिंग टेबल और कपड़ों वाली अलमारी थी। दूसरी तरफ अटैच बाथरूम था। वो बेड पर टांगे लटका कर बैठ गई थी। इसका नवा माह शुरू होने वाला था और इसका वजूद दिन ब दिन फूलता जा रहा था। चेहरा फ़क हो गया था। मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मैं लड़ूंगी, सबसे लड़ूंगी, मगर अपनी औलाद की हिफाजत ज़रूर करूंगी। वो बेशक लड़की हो या लड़का, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने पेट पर हाथ धरे एक अज़म से बोली। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, कुछ पानी की चमक। उसकी आंख खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। ओ खुदाया, दोपहर की नमाज ही कज़ा हो गई। मैं इतनी देर तक सोती रही। वो सर पर हाथ मारती हुई बैठी, फ्रेश होकर असर की नमाज़ पढ़ी और धीरे से कमरे से बाहर आ गई थी। लाउंज सुनसान था। बस एक अदद मुलाजमा चाय की ट्रॉली घसीटती हुई बाहर जा रही थी। वो समझ गई थी कि चाय लिए वो घर वालों की ही देने जा रही है। वो मुलाजमा के पीछे होली एक तरफ सहन था, जहाँ सब लोग कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे। इन सब में मुलज़ाफा एक औरत का था जो उधेड़ मरी थी, मगर बहुत नफीस निगाह। वो मुजावर मामू की बीवी थी। अरे बिस्मा, तो मुटकिन चलो आओ चाय पियो। सुंदरी की इस पर नजर पड़ी तो वो मुस्कुरा कर बोली। मुलाजमा जो उसके आगे चल रही थी एकदम उछल कर पीछे मुड़ी थी। है अल्लाह बीबी जी, आपने तो डरा ही दिया। इतनी खामोशी से मेरे पीछे चल रही हैं। उफ। वो अपने सीने पर हाथ रखे बोलती हुई बोली तो बेख्तियार बिस्मा मुस्कुरा गई। बाकी सब लोग भी हंस पड़े। आओ बेटी बैठो, तुम सो रही थी तो हमने जगाया नहीं। अब कैसी है तबीयत? मुजावर मामू की बीवी इसका हाथ पकड़कर अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाती बोलने लगी। जी मैं ठीक हूँ, बस थकन थी तो आंख लग गई। इसने धीरे से कहा। ये मेरी ममानी है, अजूबा। सुंदरी ने तारुफ करवाया। वो काफ़ी देर इनके पास बैठी रही, फिर मामू किसी काम से उठकर बाहर निकल गए। ममानी किचन में रात के खाने की तैयारी करने निकल गई। तुम बैठो यहीं पे, मैं आती हूँ। अगर ठंड लग रही है तो अंदर आ जाना। सुंदरी बोली, नहीं यहाँ ठंड ज़्यादा नहीं है, काफ़ी गर्म इलाका है। बिस्मा मुस्कुराई तो सुंदरी सर हिलाती अंदर चली गई। अंधेरा होने लगा था, मगर अभी मगरब की नमाज में वक्त था। वह वहीं टहलने लगी। जहन में काफ़ी सारे सवाल थे। कल रात अरसलान के इसकी मदद करना, न जाने इसके घर में क्या हो रहा होगा। अम्मी ठीक होंगी, इसकी गुमशुदगी का सुनकर अब्बू क्या करेंगे। और हारब, अगर हारब इस तक दोबारा पहुंच गया तब क्या होगा। वो मार डालेगा इसे और इसके बच्चे को। वो इन्हीं सोचों में गुम टहल रही थी जब वो पलटी और भागती हुई एक नफूस से टकराते टकराते बची। कौन कौन? वो एकदम ही खौफसदा सी चलाई, मगर मुकाबिल ने इसके मुंह पर जोर से हाथ रख दिया। पागल लड़की, चलाओ मत। अगर मम्मा ने देख लिया कि इस वक्त मैं घर आ रहा हूँ तो कान खींचेंगी। वो अपना हाथ इसके मुंह से हटाता बोला। बिस्मा ने देखा तो दंग रह गई। इसे पता ही न चला कि कब वो चलती चलती गेट के पास खड़ी थी। अब कौन है ये? वो घबराहट के मारे बोल न सकी। आप यकीन बिस्मा है, बिस्मा एजाज? इस लड़के ने सवाल किया। बिस्मा ने एक नज़र इसे देखा और तेजी से अंदर की जानिब बढ़ गई। वो लड़का भी कंधे झुकाता अंदर बढ़ गया। वो मगरिब की नमाज पढ़कर लाउंज में सोफे पर ही बैठ गई। ममानी किचन में मसरूफ थी। सुंदरी न जाने कहाँ थी। मामू भी अब तक लौटे नहीं थे। वो अकेली ही बैठी सोचों में गुम थी। अरे बराहम भैया, आप आ गए? कब से वेट कर रही थी। सुंदरी की आवाज़ पर वो चौंकी। सामने ही वही लड़का बैठा मोबाइल में मगन था। जब सुंदरी की आवाज़ पर मुस्कुरा कर खड़ा हो गया। बिस्मा को पता ही न चला कि कब वो इसके सामने सोफे पर आकर बैठ गया था। कैसी है मेरी गुड़िया? वो इसके सर पर हाथ रख कर अपने साथ लगाता बोला। फिट फाट। वो बोली, मुझे लगा था अपने शोहर के साथ आओगी, मगर तुम तो अकेली ही आ गई। वो शरारत से बोला। आना तो था, मगर कोई मिला ही नहीं। खैर छोड़े, शोहर नहीं आए मगर इसकी बहन आ गई। वो शौखी से बोली। बिस्मा चौंकी। मेरा मतलब मेरी बहन आ गई है, बिस्मा की बात कर रही हूँ। सुंदरी इसके चौंकने पर बात संभालती बोली तो बराहम का कहका गूंजा, जबकि बिस्मा न समझी से छटकी।
लाओ तुम्हारे पैरों की मसाज करूं, बहुत सूज रहे हैं। रात खाने के बाद वो सोने कमरे में आई तो सुंदरी भी इसके साथ आ गई। नहीं तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। बिस्मा ने इसे मना किया मगर वह अनसुनी करती इसके पैरों पर तेल से मसाज करने लगी। सुंदरी अब तुम मुझे सच बता दो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बिस्मा बोली, कौन सा सच? वो तेल की बोतल परे रखकर इसके साथ पेट की पाइंटी से टेक लगा के, यही कि तुम कौन हो, आरब की क्या लगती हो और मेरी मदद क्यों की? और अगर तुम्हारे मामू इतने अच्छे और अमीर हैं तो हवेली में एक मुलाजमा की हैसियत से क्यों रह रही हो? इसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। जानती हो बिस्मा, मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, मगर मैंने अपनी 16 साल ज़िंदगी में जो कुछ सहा है वो और जो कुछ देखा है शायद तुमने अपनी 20-22 साल ज़िंदगी में भी ना देखा और सहा हो। वह गहरी सांस लेकर बोलने लगे, हर एक के दुख अलग सुख अलग। तुमने बहुत कुछ सहा है और जो मैंने नहीं सहा, और जो मैं सहा है वो तुमने नहीं सहा। अपनी माँ को देखा तक नहीं, और बाप, वो माजी की भूल भुलैयों में खोगी और साथ बिस्मा को भी ले गई थी। गुलखान अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। माँ बेगम से शादी के चंद माह बाद ही इनके वालिद छत से गिरकर फौत हो गए और चंद माह बाद माँ भी सदमे से शोहर के पास चली गई। 1 साल बाद ही इन दोनों मियाँ बीवी के यहाँ हारब की पैदाइश हुई। दोनों को अपना बेटा बेहद अजीज़ था। हारब जब 1.5 साल का हुआ तो इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। मागुल ने ववेला मचा दिया, इन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। गुलखान की एक सीधा साधा इंसान था, इसे बेटी से कोई परेशानी नहीं थी, मगर अपनी बीवी की सख्त और शातिराना तबीयत के बायस वह हर मामले में चुपी रहते। माँ बेगम का असल नाम मायरा है, मगर शादी के बाद उन्होंने खुद को माँ बेगम कहलवाना शुरू कर दिया। गुलखान इन्हें माँ कहकर पुकारते। सिद्रा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। वह नौकरों में ही पली बड़ी। 1 साल बाद की अनाइज़ा की पैदाइश पर माँ बेगम का दिमाग ऐसा घुमा कि बेटी की शक्ल तक न दिखी। हवेली की मुलाजमा मुस्तकिल तौर पर दोनों लड़कियों की माँ बन गई। मुलाजमा की कोई औलाद न थी, इसलिए वह दिलो जान से इन्हें चाहती। ये मुलाजमा भी है जो चौकीदार की बीवी है। बेटियों की पैदाइश के कुछ माह बाद आई थिंक ऐसे कुछ पैदाइश के कारण, आई थिंक कारण मतलब वजह कि बेटियों की पैदाइश की वजह से माँ बेगम का झुकाव हारब की जानिब ज़्यादा हो गया। वो लाडला बन गया। इसकी आदत हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी। 3 साल बाद इनके यहाँ रहबर की पैदाइश हुई। माँ बेगम की खुशी का ठिकाना ना रहा और 2 साल बाद नुमान की पैदाइश हुई। यूँ माँ बेगम की देराना ख्वाहिश ही पूरी हो गई। गुलखान ज़्यादातर शहर में ही होते थे, घर के मामलों में कभी उलझे ही नहीं। पूरी हवेली पर माँ बेगम का राज था। इस दिन सब लोग ही घर पर थे, लाउंज पे बैठे थे। सिद्रा और अनाइज़ा किचन में खड़ी पकौड़े और चाय बना रही थी। हारब सुबह से कहीं गया हुआ था। अचानक माँ बेगम की नज़र दाखिली दरवाजे पर पड़ी तो पलटना भूल गई। हारब किसी लड़की को लिए अंदर आ रहा था। ये मेरी बीवी है, इसने धमाका किया। पूरी हवेली में माँ बेगम तूफान ले आई थी। इन्हें मालूम था कि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं, मगर माँ बेगम ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो इसकी शादी अपनी मर्जी से करवाएंगी। मगर आज ये धमाका इनके लिए गैर मुतवक्का था। रोजीना एक सुलझी हुई लड़की थी। इसने घर वालों के मुखालिफ जाकर हारब से शादी करके भाग कर शादी की थी। हारब इसे बेपनाह मोहब्बत करता था। मैंने रोजीना को हकमहर में ये हवेली और अपनी जायदाद का हिस्सा दिया है, सो इस हवेली पर इसका पूरा हक है। माँ बेगम रोजीना को बावर करवा रही थी कि ये हवेली इनकी है, सो वो अपना हुक्म ना चलाए, मगर हारब के अल्फाज ने इनके कानों में सीसा ढेल दिया। रोजीना वैसे तो बुरी नहीं थी, मगर हवेली वालों का रवैया देखकर वो भी डट गई। ईंट का जवाब पत्थर से देती थी। शादी के 2 साल गुजर गए। इस दौरान औलाद न होने पर माँ बेगम ने हारब के खूब कान भरे। हारब इनका लाडला बेटा था और इससे दूर नहीं रह सकती थी, लेकिन रोजीना इन्हें आंख नहीं भाती थी। वो अपने 25 साल खूबरू बेटे के लिए कोई अमीर जमींदार की बेटी लाना चाहती थी। हारब औलाद की कमी महसूस करने लगा। रोज़ बरोज़ रोजीना से तू मैं होने लगी। आखिरकार रोजीना की किस्मत के चंद माह बाद वो हमला हो गई। माँ बेगम के पैरों में आग ही लगी थी। वो जानती थी कि अगर इस हवेली में वारिस आ गया तो रोजीना को घर से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। इस दिन वो छत पर खड़ी धूप लगा रही थी। कड़क सर्दियाँ थी और ऊपर से 1 हफ्ता बारिश होने के बाद आज धूप निकली थी। वो कुर्सी लगाए आराम कर रही थी। इसका 4था महीना लग गया था। माँ बेगम धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आ गई। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, मगर मेरे बेटे की जान छोड़ दो। वो बोली तो रोजीना अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर इन्हें देखने लगी। आप सारी दुनिया की दौलत क्यों ना दे दें सासू माँ, मैं अपने शोहर को कभी नहीं छोड़ूंगी, इसने मजबूत लहजे में कहा। तो फिर हारब की जायदाद और हवेली मेरे नाम कर दो। उन्होंने अगला पता फेंका। ये मेरा हक महर है, मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकती, इसने मुस्कुरा कर कहा। रोजीना ने सांस को खुश रखने की बहुत कोशिश की थी, मगर थक कर कोशिश करती। वो चाहती थी उस हवेली पर कब्जा कर सकती थी। हवेली इसके नाम थी, मगर वो हारब को चाहती थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि हारब की फैमिली इससे दूर हो, इसलिए खामोशी से वक्त गुजार रही थी। मगर माँ बेगम किसी तौर से कबूल नहीं कर रही थी। जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ? माँ बेगम 2 कदम आगे बढ़ी। क्या? वो बोली। अगर मुलाजमों से कहकर तुम्हारे खाने में जहर मिला दूँ तो?
वो जहरीला मुस्कुराई। तो मिला दे, मर ही जाऊंगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। वो मुतमईन से बोली। माँ बेगम अजीब सी मुस्कुराहट इसकी जान में चलती सीढ़ियाँ उतर गई। वो कुछ देर इनके बारे में सोचती रही, फिर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आने लगी। तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते इसका पैर फिसला। सीढ़ियों पर किसी ने तेल गिराया था। इसके पैर में चप्पल होने के बावजूद वो फिसल गई और पूरी हवेली इसकी चीखों से लरस गई। मुलाजिम इसकी जानिब भाग कर पहुंचे थे। कफ्ता अस्पताल में रहकर वो लुटी थी। वो जानती थी ये काम किसका है, मगर हारब ने इस बात के जवाब में इसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा था। तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, वो चिल्ला उठा। मुलाजमों के मुताबिक माँ बेगम सुबह सवेरे ही बाहर निकल गई थी। हालांकि रोजीना जानती थी कि माँ बेगम दोपहर तक घर पर थी और छत पर भी तो आई थी, मगर वो चुप हो गई। अपना बच्चा खोने पर वो बुरी तरह उदास थी। हारब भी सुकून में नहीं था, मगर रफ्तार रफ्तार ज़िंदगी रूटीन पर आके चंद माह बाद ही से पता चला कि वो फिर से हमला है। मगर इसने इस बार ये बात ना ही हारब को बताई और ना ही किसी और को। इस दौरान औलाद ना होने पर माँ बेगम ने हारब को इससे बुरी तरह नफरत कर दिया और वह रजीना को चाहता था, मगर अपनी माँ की बातों में ऐसा आया कि ज़हनी मरीज़ बनकर रह गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना माँ को छोड़ सकता था ना बीवी को। गुल खान तो वैसे भी सबसे अलग थलग रहते थे। घर के मामले में बोलने की इनकी जरूरत ना थी, मगर गाँव में इस बात का इल्म ना था कि गुल खान अपनी बीवी से डरता है। इसका छठा महीना शुरू हुआ तो माँ बेगम को इस पर शक होने लगा। हारब को भी शक गुजरा तो वो पूछ बैठा। रोजीना इसे सच बता दिया अपनी हामला होने की बात छुपाने पर। हारब गुस्सा हुआ, मगर रोजीना ने इसे किसी तरह मना ही लिया। माँ बेगम की रातों की नींद फिर से उठ चुकी थी। रोजीना अब कमरे से ही नहीं निकलती थी। इसने अपने खाने के लिए कपड़े धोने हैं ताकि हर काम के लिए अलग मुलाजमा रख ली। वो खाना खाने से पहले मुलाजमा से चखवाती थी। वो माँ बेगम से खौफजदा थी। ये औरत कुछ भी कर सकती थी। मुलाजमा वफादार साबित हुई और माँ बेगम के घेरने पर इनसे पैसे भी बटोर लेती और इनका काम भी ना करती। आखिर एक दिन रजीना ने फूल सी बेटी को जन्म दिया और हारब बेटी का वजूद देखती हत्थे से उड़ गया। आखिर को औलाद किसकी थी। माँ बेगम ने अपने बच्चों को भी अपनी जैसा ही बनाया था। बेटी की पैदाइश पर हारब ने इसकी शक्ल तक न देखी। 2 दिन बाद अस्पताल से बच्ची लिए घर आई तो माँ बेगम के उकसाने पर वो गुस्से से कमरे की बाहर जाने पड़ा। क्यों आई हो वापस? हाँ, इस मनहूस को लेकर क्यों लौटी? वो गुस्से से दौड़ा, मगर रोजीना मुतमईन खड़ी थी। बेटी है मेरी मेरी इसीलिए इसे लेकर अपने घर आई हूँ। वो तंग कर बोली। हारब गुस्से से लाल हो गया। आओ देखो ना, आओ देखा ना, ताओ बालों से पकड़कर धमक डाला। वो फिर से मामूल बन गया और फिर ये मामूल बन गया। हारब माँ की गुस्सा दिलाने पर बीवी को मारता पीटता और बाद में पछतावा मिटाने के लिए नशा करने लगा। एक साल के अरसे के बाद ही वो जहनी मरीज बन चुका था। माँ बेगम रसीना को सिर्फ मार पिटवाने पर ही पुरसुकून नहीं थी। वो हवेली अपने नाम करवाना चाहती थी। हारब की जायदाद पे वापस चाहती थी जो रसीना कभी कभी कर नहीं सकती थी। इसने बेटी का नाम सनाबल रखा था, सॉरी। मगर वो इतनी प्यारी थी कि वो इसे मोहब्बत से सुंदरी पुकारती थी। इस दिन वो सुंदरी को सुला कर कमरे की सफाई करने लगी। जब हारब नशे में धुत कमरे में दाखिल हुआ, वो इसे नजरअंदाज की सफाई करने लगी। वो सोफे पर ढेर हो गया। रोजी जान यहाँ आओ, इसने पुकारा, मगर रोजीना नजरअंदाज करती रही। 2-3 बार यूं ही पुकारने पर वो ना आई तो हारब गुस्से से इस तक पहुंचा। बुरी तरह थप्पड़ों से चेहरा लाल करके बेड पर पटका। सुंदरी शोर पर जाग कर रोने लगी। मुझे नजरअंदाज करती है कमीनी, तेरी औकात दिखाता हूँ। वो चाराना अंदाज में इस पर झुका। रोजीना सिसकती रह गई। सुंदरी का रोना भी इसे ना पिघला सका। 1 साल की बच्ची के सामने इसका वजूद नोचने के बाद वो परे हटा। इसका सारा वजूद तबाह हो चुका था। अपनी हवस पूरी करके वो बाथरूम में घुस गया। रोजीना ने रोती हुई सुंदरी को सीने में पीटा। अलमारी से अपना जेवर और कपड़े निकाल कर चंद जरूरत की चीजें रखी और लड़खड़ाती हुई हवेली से निकल आई। सड़क पर पहुंचकर रिक्शा रुकवाया और गाड़ी गाँव से निकल आई। बस स्टॉप पर पहुंचते ही बस में सवार होकर शहर पहुंची। इसका जिस्म लड़खड़ा रहा था। बच्ची को लिए वो दो बैग घसीटती हुई वो बस से उतरी। आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। वहीं एक बूढ़ी औरत ने इसे सहारा दिया और अस्पताल लेके ड्रिप वगैरह लगवाने के बाद कुछ खा पी कर वह सुंदरी को लिए अपने सामान समेत ट्रेन पर बैठ कर लाहौर पहुंच गई। पीसीओ से भाई का नंबर मिलाया और इनसे लेने के लिए बुलाया। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। मुजावर अपनी छोटी बहन को इस हाल में देखकर आग बबूला हो गया। 6 साल इब्राहिम सुंदरी के साथ खेलने में मगन था। अजूबा नंद को लेकर सोफे पर बैठी थी। फिलहाल मेरा रुपोश रहना ज़रूरी है, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। रोजीना ने भाई को चुप करवाया। चंद दिनों में इसकी सेहत बेहतर हुई तो वकील से मिलकर हवेली और जायदाद सुंदरी के नाम लगवा दी। कानूनन सुंदरी 20 साल की होने के बाद अपनी मर्जी से जायदाद और हवेली किसी के नाम भी करवा सकती थी। इससे पहले इसका ना ही हवेली पर कब्जा हो सकता था और ना ही जायदाद पर। अगर कोई जोर ज़बरदस्ती से जायदाद हड़पने की कोशिश करता तो सुंदरी पर इसका कत्ल माफ था। इसलिए हारब सुंदरी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगर सुंदरी को कुछ हो जाए तो ऐसी हालत में इसकी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। सुंदरी की मौत से जायदाद किसी के लिए ना रहती। जब तक वो खुद अपनी मर्जी से किसी के नाम ना कर देती, वो किसी के नाम करना भी 20 साल के होने के बाद था।
रोज़ीना को यहाँ 1 महीना हो गया था इसकी सेहत संभल गई थी। इसे किसी का डर नहीं था, बस वो अपनी बेटी को महफूज रखना चाहती थी। वालिदैन की मौत का दुःख इसे बहुत अज़ियत दे रहा था। वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर घर से भागकर इसने हारिस से शादी की और इसे एहसास हो गया कि वालिदैन की नाफरमानी से क्या नुकसान मिलता है। इसकी अम्मी ने रोज़ीना को घर से भागने में मदद दी थी। वो अपनी माँ की बहुत लाडली थी, जिद करके आखिर इनको मना ही लिया। शादी के बाद वो कभी-कभार घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके इनका हाल-अहवाल पूछती थी, मगर कुछ अरसे से नंबर बंद ही मिल रहा था। इसे मुजावर ने आकर बताया था कि इस दौरान अब्बा की मौत हो गई थी और अम्मी सदमे में थी, इसलिए कुछ होश नहीं रहा था। अब्बा अम्मी से जाते-जाते माफ़ी माँग कर गए थे, लेकिन इसके दिल की कसक बाकी थी। हारिम ने हर जगह तलाश कर लिया, मगर रोज़ीना का नामो निशान तक ना मिला। वो कराची इसके पुराने घर पर भी गया, मगर वहाँ जाकर पता चला कि लोग 2 साल पहले ही घर बेच कर कहीं और जा चुके हैं। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर डाले। आखिर 6 महीने की मेहनत के बाद इसे रोज़ीना का पता मिल ही गया। वो अपने भाई भाभी के साथ कराची में ही रह रही थी। रोज़ीना लाउंज में बैठी सब्ज़ी काट रही थी। शाम के खाने की तैयारी हो रही थी। अजूबा इब्राहिम और सुंदरी को कमरे में खिलौने देकर खुद किचन में घुस गए। मुजावर अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। बाहर से एकदम चौकीदार की चीख सुनाई थी। अजूबा हवास पाख्ता सी किचन से बाहर निकली। रोज़ीना का दिल खौफ से धड़कने लगा। कुछ लम्हे गुजरे थे कि हारिब अपने आदमी उसमें अंदर दाखिल हुआ। अजूबा ने बेख्तियार मुजावर को आवाज़ दी। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकले। हारिब बिना वक्त आया कि तेज़ी से आगे बढ़ा और ज़ोरदार थप्पड़ साख्त खड़ी रोज़ीना को दे मारा। साले कमीने, तेरी इतनी जुर्रत। मुजावर इनकी जानिब गुस्से से बढ़े, मगर एक आदमी ने अपनी पिस्तौल का कोना इनके सर पर मारा और वो अपना सर पकड़े वहीं ढेक के सर से खून बलबल बहने लगा। घटिया नीच इंसान, अब क्या चाहिए तुझे? रोज़ीना गुस्से से फंकारी। अजूबा धड़कते दिल के साथ तेज़ी से कमरे में भागी। अंदर मौजूद इब्राहिम और सुंदरी को लिए तेज़ी से वो स्टोर रूम ले गई। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसकी किस्मत को वो बच्चों को स्टोर रूम में बंद करके कुल्हाड़ी लिए बाहर निकली। इसने कुल्हाड़ी हारिब की टांग में दे मारी। तुम कमीनों को किस लिए रखा है? इस कुतिया को पकड़ो। शादी से डर नहीं लगता? नो। व्हाट इफ ही, अगर ऐसे इंसान निकले तो? हारिब दर्द से चिल्लाया। इसकी आदमी ने तेज़ी से अजूबा को काबू करके किचन में बंद कर दिया। हारिब की टांग में काफ़ी गहरा कट लग गया था। वो मुसलसल खुद को छुड़ाती रोज़ीना को बालों से पकड़कर बाहर ले गया और वो चिल्लाती रही। इसे गालियाँ बकती रही, मगर हारिब इसे गाड़ी में डालकर तेज़ी से गाड़ी बढ़ा ले गया। चौकीदार एक तरफ बेहोश पड़ा था। इसके आदमी ने घर की तलाशी ली, मगर सुंदरी को ना पाकर वो लोग भी निकल गए। ठीक 3 दिन बाद रोज़ीना की लाश एम्बुलेंस में घर पहुंची। अस्पताल के बाहर कोई इसे फेंक गया था। इसे गला दबाकर मारा गया था। मुजावर बेबसी की मोहरत अपनी बहन की मैयत को देख रहा था। हारिब पर मुजावर ने कत्ल का केस कर दिया, मगर हारिब जैसा कि शख्स कानून की पहुंच से दूर हो गया, क्योंकि इसने भारी रकम तफ्तीशी अफसरान को दी थी, जिसके बायस खुद को कोई सबूत ना होने पर इसे बरील जमानत करार दिया गया। चूँकि रोज़ीना घर से भागी थी, किसी के साथ भागी, इसका सबूत किसी के पास नहीं था। मुजावर खून के घूंट पीकर रह गया, मगर वो बदला लेना नहीं भूला। सुंदरी 10 साल की हुई तो मुजावर ने आहिस्ता आहिस्ता सच बताना शुरू कर दिया। सुंदरी यहाँ बच्चों की निस्बत काफ़ी समझदार लड़की थी। वो 12 साल की उम्र में ही सारी हकीकत जान गई थी। जब वो 13 साल की हुई तो इसकी जिद पर मुजावर ने अपने मनसूबा का पहला कदम उठाया। माँ बेगम ने सुंदरी को लेकर हारिब से काफ़ी बात-परस की, लेकिन इसने ये कहकर बात खत्म कर दी कि हवेली जिसके नाम थी वो मर चुकी है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। माँ बेगम भी चुप हो गई। वक्त पर लगा कर रुट गया, मगर हारिब ने दोबारा शादी नहीं की। माँ बेगम भी कभी इससे शादी के बारे में नहीं कहा था। हारिब को दोबारा किसी लड़की में वो कोशिश नहीं थी कि जो रोज़ीना में थी। वो मोहब्बत करता था इससे, और हर वक्त रोज़ीना की याद ने इसे सीनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया। वो हर वक्त नशे में धुत कोठे पर मौजूद औरतों में पड़ा रहता। इस दिन वो रात के घर लौटा था। नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। चौकीदार ने इसे घर में लौटाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसकी आंख सुबह खुली। वो फ्रेश होकर नीचे आया। सीढ़ियों पर वहीं छिटक कर रख गया। एक लड़की लाउंज में सोफे पर बैठी थी। हूबहू रोज़ीना जैसी आंखें, वैसा ही चेहरा। कैसे हैं हारिब साहब? वो इसे नज़रअंदाज करके पलटने लगा, मगर इसके आवाज़ पर रुक गया। हूबहू वही आवाज़, वही अंदाज। पहचाना कि कैसे? कभी देखा जो नहीं? पतंजिया मुस्कुराई। नहीं पहचाना? तुम ही बता दो। माँ बेगम वहाँ आती हुई बोली, पहले कुछ नाश्ता पानी हो जाए। इसने मुस्कुरा कर कहा, तुम हो कौन, पहले ये बताओ। माँ बेगम ने सख्त लहजे में कहा, सुंदरी। वो बहुत कुछ चाहते लहजे में कहकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। माँ बेगम और हारिब दंग रह गई। इतने साल गुजरने के बावजूद वो रोज़ीना और इसकी बेटी को नहीं भूल पाए थे, और आज वो मुतमईन सी नाश्ता करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अब लोग मेज़ पर आने लगे थे। सुंदरी को देखकर सब हैरान हुए। सुंदरी सबको हैरान देखकर इसने अपना नाम दोहराया। गुलखान के चेहरे पर हैरानगी आ गई, जबकि बाकी सब अनजान नज़रों से इसे देखने लगे। इन्हें क्या मालूम सुंदरी कौन है, क्योंकि दोनों बेटों की बहुएं थी। क्या चाहिए? गुलखान बोले, ये हवेली मेरी है और यहाँ मेरी जायदाद है, सो मैं यहाँ आई हूँ। आखिर को पोती हूँ आपकी। वो पहले गुलखान और फिर माँ बेगम की जानिब देखकर मुस्कुराई। हारिब माँ बेगम के इशारे पर मुड़ के पीछे पीछे बैठा रहा। क्या सबूत है कि तुम सुंदरी हो? माँ बेगम ने सवाल किया। वो लोग लाउंज में आ चुके थे। सुंदरी ने मुस्कुराकर अपने पर्स से चंद कागजात और तस्वीरें निकाल कर इन्हें थमा दी। इसमें हवेली और ज़मीनों के कागजात थे, और साथ में इस दिन वाली तस्वीरें थी जब हारिब रोज़ीना को ज़बरदस्ती साथ ले जा रहा था। सीसीटीवी कैमरे की वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो कैमरा
मकान ने सॉरी लगाया था, जिसका इल्म मुजावर को नहीं था। कुछ अर्से बाद अचानक ये वीडियो इसकी नज़र से गुजरी तो इसने मुजावर को दिखा दी, मगर मुजावर अपनी बहन का वो वादा याद करके कोई भी कदम उठाने से रुक गया। भैया, मैं हारिब से मोहब्बत करती हूँ और वो मुझे चाहते हैं। मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत चाहते हैं, मगर इनकी माँ ने इनका दिमाग ख़राब कर दिया है। भैया, आप वादा करें कि हारिब चाहे जहाँ भी हो, जहाँ से भी आप इसे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये अल्फाज उन्होंने तब कहे थे जब मुजावर हारिब से रोजीना की हालत का बदला लेने जा रहे थे। वह वक्त ही चुप हो गया, मगर रोजीना पर ही अफसोस हुआ। हारिब वो तस्वीरें देखकर एक लम्हे को साकित रह गया। कुछ देर दूर अंदर रोजीना की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, मगर इसने फौरन इसे तवक्कर सुला दिया। माँ बेगम के हाथ से वो तस्वीरें और कागजात लेकर फाड़ डाले। ये जस्ट कॉपी है, असल कागजात तो मैंने संभाल कर रखे हैं। सुंदरी ने पुरस्कून होकर कहा। कागज गर्ज ये कि सुंदरी पूरी तैयारी के साथ आई थी। इसने इन लोगों को बेबस कर दिया था। इन सब में इसकी मदद गुलखान ने की थी। गुलखान वैसे ही अपनी बीवी की बढ़ती शैतानियों से तंग हो चुके थे, मगर लेकिन वो बीवी के सामने कुछ कहने की ही ताकत नहीं रखते थे, क्योंकि इनकी तमाम जायदाद माँ बेगम के नाम पर थी। वे शुरू से ही रोजीना का साथ भी देते रहे, मगर वो इसकी खातिर ज़्यादा कुछ न कर सके थे। माँ बेगम ने हवेली और जायदाद की लालच में से वहाँ रहने की इजाज़त दे दी थी। इनके ख्याल में ये 14 साल की लड़की इनका क्या बिगाड़ लेगी। सुंदरी वहाँ मालिकों की तरह रहने लगी, हर तरह से आज़ाद थी, मगर माँ बेगम ने इस पर कड़ी नज़र रखी थी। सुंदरी की हिफाजत के लिए चंद आदमी मुजावर ने हवेली में ही मामूर कर रखे थे। वो बतौर मुलाजिम कई सालों से वहाँ थे और अब सुंदरी की हिफाजत भी इनकी जिम्मेदारी थी। 3 साल माँ बेगम ने सुंदरी को काबू करने रखने की कोशिश की। वो मुस्कुरा कर बात करती, मगर इन सब के बावजूद माँ बेगम धोखे से भी हवेली अपने नाम नहीं करवा सकी थी। इन्हें हर वक्त रोजीना पर गुस्सा आता, जो जाते जाते ये तोक इनके गले डाल कर गई थी। हारिब ने सुंदरी के पीछे सपोर्ट करने वाले को भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इन 3 सालों में सुंदरी ने ना किसी से रब्ता किया और ना ही किसी से मिली। हारिब इस सब में नाकाम रहा। वो नहीं जानता था इसका बाप ही इस सबका सबसे बड़ा सपोर्टर है। माँ बेगम ने गुलखान का झुकाव सुंदरी की तरफ देखा तो दिमाग में घंटियां सी बची। इन्हें गुलखान को दूसरे शहर काम के सिलसिले में भेज दिया। वो घर कम ही आने लगे। इस तरह गुलखान घर के मामला से बेखबर रहने लगे। माँ बेगम मामले को प्रे तक रखती, यहाँ तक कि इनके दूसरे बेटे और बहुओं को भी इल्म नहीं होता था। उन्होंने सुंदरी को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हवेली और जायदाद की लालच आड़ी आती। हारिब मुसलसल ज़हनी अज़ियत से गुजरा था। इसने नशा करके अपना दिमाग तबाह कर डाला था। रोजीना की मोहब्बत दिल में दब चुकी थी, मगर सुंदरी को देखकर जब इसका दिल इस तरफ खींचता तो माँ बेगम इसे लफ्ज़ों का जहर पिला देती। और वो दिन भी आ गया जब वो मुकम्मल ज़हनी बीमार इंसान बन गया, जो गुस्से में किसी को भी जान से मार देने के दर पर हो जाता। वो फ्रेश मूड में भी संजीदा रहता, मगर इस दिन बिस्मा को देखने के बाद इसके दिल की दुनिया बदल गई। इसने गुलखान और माँ बेगम को फैसला सुना दिया। माँ बेगम ने खूब ववेला किया, मगर सामने ही इनकी औलाद ही थी, जिसने जारहान अंदाज में इन पर हमला कर दिया। माँ बेगम को गुलखान ने हारिब की गिरफ्त से छुड़वाया और शादी की हामी भर ली। गाँव में सुंदरी की हकीकत किसी को भी मालूम नहीं थी और ना ही किसी में जरूरत थी जो इस बारे में सवाल भी करता। बिस्मा के इस घर में आने पर माँ बेगम ने इसे एक नौकरानी की हैसियत से रहने को कह दिया। वो नहीं चाहती थी कि बिस्मा ये हकीकत जाने, क्योंकि वह बिस्मा को चंद दिनों में जलता करना चाहती थी। सुंदरी ने खामोशी उनकी बात मान ली। वो बाजार किचन में रहती, मगर काम मुलाजिम ही करती थी। सुंदरी जब तक अपना मकसद पूरा ना कर पाती तब तक इसे वहीं रहना था। जब तक वो हवेली वालों का इत्मीनान जीत नहीं लेती तब तक वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकती थी। बिस्मा के इस घर में आते ही माँ बेगम का ध्यान बढ़ गया और एक दिन मौका पाती सुंदरी जो हारिब के कमरे में चली गई। कमरे में मौजूद एक जानिब तहखाना था। इसने कारपेट उठाया, लकड़ी का दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। दरवाज़ा वापस बंद करके वो नीचे उतरी। तहखाने की बाईं जानब अलमारी थी। इस अलमारी के पर एक बड़ा सा ताला लगा था। सुंदरी ने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला, जो इसने हारिब के नशे में होने का फ़ायदा उठाकर इसकी जेब से निकाल ली थी। ताला खोलकर इसने अलमारी खंगाली। कमरे में हर जगह असला और काफ़ी सारे कबाड़ पड़ा था। आखिर चंद मिनटों की तलाश के बाद इसे वो मिल गया। वो कागजात थे जिन पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि अगर रोजीना को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार हारिब और इसकी फैमिली होगी। ये कागजात रोजीना ने अपने अबॉर्शन होने पर बनवाए थे। हारिब से खुफिया तौर पर दस्तखत लेकर इसने ये कागजात इस अलमारी में रखे थे। हारिब ने ये कागजात देखे भी हुए तब भी इसका दिमाग जिस तरह से तबाह हो चुका है, इस हिसाब से इस कागजात की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता था। अलमारी बंद करके वह जो ही पलटी, एक CCTV कैमरा तहखाने की दीवार पर लगा नजर आया। इसने तेज़ी से आगे बढ़कर इसे उतार लिया। इसका मकसद पूरा हो चुका था। प्लान के मुताबिक इसे हवेली छोड़ देनी थी, मगर बिस्मा के साथ इसकी हमदर्दी इतनी बढ़ गई थी कि वह अकेला वहाँ छोड़कर जाने पर तैयार न हो सके। वो बिस्मा की मदद करना चाहती थी और फिर मौका मिलते हुए इसे वहाँ से निकालने में कामयाब हो गई। अपनी बात कर मुकम्मल करके वो खामोश होगी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। बिस्मा यकटुक अपने सामने मौजूद 16 साला सुंदरी को देखने लगी। इसने कम उम्र में ही बहुत बड़ा काम किया था। अब क्या करोगी तुम? बिस्मा ने खामोशी को तोड़ा। वो सबूत जो तहखाने से निकाले ही इन्हें पुलिस को दिखाकर हारिब को जेल भिजवाऊंगी। अगर ऐसा ही करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। सुंदरी धीरे से बोली। तो फिर वो मुस्तफसर हुई। वो सब छोड़, तुम अब आराम करो, बहुत रात हो गई है। वह कपड़े दुरुस्त करती उठ गई। बिस्मा खामोशी से इसे देखने लगी। 2 कंबल
सॉरी वो कंबल इसके ऊपर दुरुस्त करती, कमरे के लाइट ऑफ करके ज़ीरो बल्ब जलाकर कमरे से निकल गई। वो बालकनी में खड़ी थी, इसके आखिरी दिन थे। कमरे में घुटन सी महसूस होती, उठने बैठने में मुश्किल पेश आती। इसकी तबीयत बेजार रहने लगी थी। आमला औरत के लिए आखिरी माह होते ही बहुत मुश्किल है। ताज़ा हुआ हवा इसे कपकपाने पर मजबूर कर गई। वो तेज़ी से कमरे के अंदर आई, शाल अच्छे से लपेट कर वो फिर से बालकनी में चली गई। इसकी नज़र अचानक गेट पर पड़ी। चौकीदार ने गेट खोला था और एक बाइक सवार अंदर दाखिल हुआ। जाज़ब ने नज़र फेर कर इसे देखा। नज़रें मिलने पर वो हड़बड़ा कर कमरे में आ गई थी। जाज़ब क्यों आया है? शायद वही वहाँ की कोई खबर लाया हो। और अम्मा के बारे में अभी पूछूंगी। वह शाल दुरुस्त करती कमरे से निकल आई थी। सामने वह अजूबा के साथ बैठा था। सुंदरी मुजावर के साथ किसी काम से बाहर निकली थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? जाज़ब मुस्कुराकर बोला। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। वो हौले से कहकर इसके सामने सोफे पर बैठ गई। तुम दोनों बातें करो, मैं खाने का बंदोबस्त कर रही हूँ, वो देख लो। अजूबा कहकर किचन की सिमत बढ़ गई। कितनी ही पल खामोशी की नज़र हो गए थे। वहाँ सब ठीक है? बिस्मा ने ही सबूत तोड़ा। हाँ, तुम्हारा शोहर नामदार तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया है। जाज़ब ने कहा। इसकी बात बिस्मा को तंज लगी। अम्मा कैसी हैं? भाई और हमारा भाभी? इसने फिर से पूछा। ठीक है, खाला भी और ज़ुबैर भाई भी अपनी फैमिली के साथ शहर शिफ्ट हो गए हैं। आज सुबह आते हुए खाला को भी मैंने शहर की तरफ ही जाते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि वो भी ज़ुबैर के साथ शिफ्ट हो गई हैं। इसने तफसीलन बताया। क्यों वो शहर क्यों? और अब्बा? इसने सवाल किया। वो ज़्यादा इल्म नहीं है। ज़ुबैर का जाज खालू के साथ झगड़ा हो गया, शायद बेटी की पैदाइश पर। बस वो बर्दाश्त न कर सका तो घर छोड़ दिया। इसने जवाब दिया। बिस्मा जख्मी सा मुस्कुराई। अपनी बेटी के लिए लड़ गया? और बहन? वो किस खाते में है? जाज़ब इसकी बात पर लबीज गया। वो मेरे खाते में है। फिर शरारत से बोला। बिस्मा ने खफकी भरी नज़र इस पर डाली। खुला कब लोगी? वो फिर से बोला। अगर ना लूँ तो? इसने उल्टा सवाल किया। दोबारा जाओगी वहाँ? सवाल किया गया। बिस्मा गहरी सांस लेकर खड़ी होगी। इसका ज़हन कश्मकश में था। वो इस हालत में कुछ सोचना नहीं चाहती थी। तुम लोग पागल हो क्यों? क्या आखिर यहाँ रहने में मसला क्या है? मागिन बेगम सदमे से चीखी। रहबर और नुमान अपनी फैमिली समेत कराची शिफ्ट हो रहे थे। मॉम, अब कब तक यहाँ गांव में पड़े रहेंगे? मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाना चाहता हूँ, नुमान बोला। वो इस घर में आप और इस घर में आप हुकूमत करती हैं। आई थिंक हम तो किसी खाते में नहीं, कम से कम अपना घर होगा, अपनी मर्जी से रहेंगे तो सही, नुमान की बीवी बोली। यहाँ क्या मसला है तुम लोगों को? आखिर इस घर में मैं बड़ी हूँ तो घर को चलाती हूँ, मगर ये सब तो तुम सबका ही है ना। माँ बेगम अपनी बेटों की बेरखुई पर तड़प उठी थी। हम और इस सड़े हुए गाँव में नहीं रहना चाहते, रहबर की बीवी बोली। रहबर तो अपने बाप पर गया था, बीवी से डरने वाला। माँ बेगम के लाख रोकने पर भी वो दोनों भाई रुके नहीं। सामान समेटा और 2 दिन के अंदर अंदर कराची शिफ्ट होके हम चक्कर लगाते रहेंगे। उन्होंने माँ बेगम को तसल्ली दी, मगर वो जानती थी तसल्ली बेकार है, वो कभी नहीं आएंगे। हर दिन रात नशे में धुत रहता। माँ बेगम ने अभी से घर तक में रूट कर लिया था। वह कमरे में हर वक्त सिगरेट फूंकता या फिर नशा करता रहता। मेरे साथ ही क्यों? मैंने जिसको चाहा वो दूर हो गई। वो चीखता हुआ गुस्से से सर पकड़ कर बैठ के इसका दिमाग साई साई कर रहा था। माँ बेगम बुखला कर इसके कमरे में गई। वो अपना सर जोर जोर से झटक रहा था। हार मेरी जान, क्या हुआ? माँ बेगम इसे काबू करना मुश्किल हो गया। घर में और कोई भी नहीं था। गुलखान शहर से और मुलाजिम इस वक्त हो चुके होते थे। कुछ देर बाद हारब का वजूद साकित और कब बेहोश हो चुका था। माँ बेगम ने इसे बेड पर बड़ी मुश्किल से घसीट कर लटाया और गुलखान को कॉल मिलाई। देखिए, इनकी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, ऊपर से ये नशा इतना ज़्यादा कर रहे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन दिमाग के साथ साथ इनका जिस्म भी नकारा हो जाएगा। डॉक्टर ICU से निकलकर गुलखान और माँ बेगम से कहकर वापस पलट गया। यह सब आपकी वजह से हुआ है। मेरे बच्चे सिर्फ आपकी वजह से दूर हो गए हैं। वो माँ बेगम की जानिब मुड़कर तासुर से बोले। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख दर्द की ठेसों से खुली थी। वो करवट बदल कर लेट गई, मगर दर्द बढ़ने लगा था। इसने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप रोशन किया। एकदम शदीद दर्द की लहर ने इसकी चीख निकाल दी और फिर एक के बाद दूसरा दर्द। इसकी चीखें बेसाख्ता थी। लाउंज से गुजरता बराहम जो पानी पीने आया था, चीखों के आवाज पर अंदर भागा। दरवाजा लॉक था। बिस्मा, दरवाजा खोले। क्या हुआ? वो दरवाजा खटखटाता बोला, मगर अंदर ही एकदम खामोशी छा गई थी। शोर की आवाज पर सब लोग कमरों से निकल आए। जाज़ब भी वहीं था। क्या हुआ? अजूबा ने परेशानी से बराहम को देखा। वो परेशानी में यहाँ देखता फिर भागकर बालकनी की तरफ आया। अंदर कूदने पर पता चला कि बालकनी का दरवाजा खुला है। वैसे ऐसी कंडीशन में दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए, या ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपको कोई बीमारी है तो। अंदर जाकर दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की। बिस्मा बेहोश पड़ी थी। बाकी सब लोग भी इसे देखकर परेशानी से लपके। बिस्तर पर खून के धब्बे देखकर सुंदरी ने तेजी से इस पर शाल लपेटी। जाज़ब हैरान सा सब देखने लगा। इसके तो सांड खत्म हो गए थे। बराहम ने तेजी से गाड़ी निकाली। तकरीबन सभी चलिए हॉस्पिटल के जाने भागे। मुबारक हो, बेटा हुआ है। नर्स ने एक नन्ना सा वजूद सामने खड़े हाथ जाज़ब की गोद में डाला। वो साख से इस बच्चे को देखने लगा। बेटा? सुंदरी लफ्ज़ बेटे पर दंग रह गई थी। पूरी हवेली खाली पड़ी थी। गुलखान हारब को बड़ी मुश्किल से दवा खिलाकर आए तो माँ बेगम को लाउंज में बैठे पाया। खुश है बाप बेगम? मेरे बच्चे मुझसे छीन कर उन्होंने तंज किया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? सब में मेरा क्या कसूर? वो तंग कर बोली। कसूर पूछती हो तुम? इस बेचारी लड़की के साथ क्या कुछ नहीं किया तुमने? पहले रोजीना फिर बिस्मा, न जाने कितने लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं, अब सजा भुगतो। वो गुस्से से बोले। देखिए, आप इस वक्त खामोश हो जाए। मैं पहले बहुत परेशान हूँ। एक तो वो मकार सुंदरी हमारी जायदाद लिए भाग गई,
गायब होगी, ऊपर से इस नाम नहाद बिस्मा को भी साथ ले गई। गलती मेरी है, मुझे ही लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। वो तेलियां मलती सोच से बोली, बेटा अंदर मर रहा है और तुम्हें पैसे की पड़ी है। गुलखान सदमे से गोया हुए, ये पहली बार था कि वो माँ बेगम के सामने बोल पड़े थे, वरना आज तक उन्होंने होंठ सी रखे थे। अल्लाह न करे इसे कुछ हो, पर ठीक है, बस थोड़ा परेशान है। माँ बेगम ने दिल पर हाथ रखा। वह एक बेबस बेहिस औरत सही, मगर अपने बच्चों से मोहब्बत करती थी। अच्छा, वो बेटियां जिन्हें बेच दिया तुमने, वो? गुलखान सारे हिसाब बराबर करने पर थे, बस करते चुप हो जाए, न जाने किसी ने क्या घोल कर पिला दिया है। माँ बेगम चलाई। गुलखान ने सर झटका। वैसे भी अपनी बेटियों की खैर खबर उन्होंने रखी हुई थी। इन्हें खरीद कर ले जाने वाले गुलखान की पहचान के लोग थे। अपनी बेटियों को गंदगी से बचाने के लिए उन्होंने माँ बेगम को इस बात से बेखबर रखा था। मोम, क्या हो रहा है? हारब का फोट करता हुआ सीढ़ियाँ उतरता बोला, तो वो दोनों चौंके। हारब, तुम उठ गए? ठीक हो ना तुम? माँ बेगम इसका माथा चूमा। कई दिनों से बालों और दाढ़ी पर कलर ना करने की वजह से इसके सफ़ेद बाल लमाया हो गए थे। हाँ मैं ठीक हूँ मोम, बतख के लहजे में बोला। बैठो, मैं कुछ खाने का लाती हूँ। वैसे सोफे पर बिठाकर बोली। गुलखान बेटे का बगौर जायजा लेने लगे। इससे डिस्चार्ज हुए तीसरा दिन था। इसके बेटे ने नकूश अपनी माँ से ही चुराए थे, खासकर नीली आंखें। जहाँ इस वक्त इस नीली आंखों वाले गुड्डे को उठाए गार्डन में बैठा था। बिस्मा फ्रेश होकर बाहर निकली। सर्दी का जोर टूट गया था। बाहर अच्छी सी धूप लगी थी। सुंदरी और अजूबा कहीं दिख नहीं रही थी। वो शाल पेटती गार्डन में आ गई। हारब को वहाँ बैठा देखकर गहरी सांस ली। इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वह इतने दिनों से वहाँ था। बिस्मा और बच्चे के लिए हर मुमकिन भाग दौड़ कर रहा था। लाओ मुझे दो, फीड करवा दो। जासम इसकी गोद में दे दिया, जो रुख मोड़ कर इसे फीड करवाने लगी। क्या नाम सोचा है फिर? इसने पूछा। फिलहाल तो नहीं सोचा, इसने जवाब दिया। मैं कहूँ तो रखोगी? इसने कहा। बिस्मा ने नजर मोड़कर इसे देखा। बोलो। मेराज, मुझे बहुत पसंद है ये नाम। इसने मुस्कुराकर कहा। अम्बिश कैसी है? ओके। इसने एकदम गुफ्तगू का रुख फेरा। जासम ने गहरी सांस ली। इसकी मंगनी टूट गई है। बिस्मा झटके से इसकी तरफ मुड़ी। लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई थी और इसके साथ भाग कर निकाह कर चुका है जब हमें इल्म हुआ। इसकी हैरत भरी नजरें देख कर इसने तफसील बताई। बिस्मा की आंखों में बेयकीनी थी। मर्द जात कभी एक औरत पर नहीं टिकता। इसने तलखी से कहा। हर मर्द एक सा नहीं होता, मुझे ही देख लो, आज भी मुंतजिर हूँ। जासम ने दलील दी। मगर हमारे रास्ते जुदा हैं जासम। बिस्मा ने बिना लिहाज के जवाब दिया। तलाक कब लोगी? जासम ने बात बदली। तुम्हें लगता है कि आसान है? इसने उल्टा सवाल किया। इसके साथ रहने से तो आसान है। जासम की बात पर वो चुप रह गई। खामोशी से बेटे को उठाकर अंदर की जानिब बढ़ गई। क्या नाम रखा है इसका? बराहम ने इसके मोटे मोटे गाल चूमते हुए पूछा। मराज। बिस्मा ने कहा। वाह, बहुत प्यारा है, बिल्कुल इस जैसा। वह इसे चूमता हुआ बोला। वैसे बिस्मा, अब आगे क्या इरादा है? मतलब कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। बराहम संजीदगी से कहा। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। बिस्मा ने बात करो किसकी जानिब कर दिया। मेरे दिल को तो कोई भाई ही नहीं अब तक। इसने बालों में हाथ फेरा तो बिस्मा बेसाख्ता हंसती। इसकी हंसी की आवाज़ सुनकर बाहर से गुजरते जाजिम ने सबक से जबड़े पीछे। क्या बेटा हुआ है? हारब की आवाज़ सदमे से फटी हुई थी। सुंदरी ने मुस्कुरा कर इसे देखा। मिस्टर हारब, आपकी माँ ने चाल चली है। मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का देकर इसका बच्चा मारा और फिर बिस्मा पर भी यही वार ना कर सकी तो झूठ बोलकर आपके हाथों से जलील करवाया। बेटा ही हुआ है, भाई हुआ है आप मेरा। सुंदरी गर्दन को झटका देकर बोली। हारब ने एक होटल में इसे अपनी सहेली के साथ बैठा देख लिया था, तभी इसकी जानिब लपका था। बिस्मा का? इसने चबा चबा कर सवाल किया। जहाँ भी है महफूज है, भूल जाए इसे, क्योंकि चंद दिनों से अदालत में मुलाकात हो जाएगी आपकी। सुंदरी कहकर अपना पर्स संभालती उठ गई। हारब का दिमाग घूम रहा था। इसने दियावेर से सुंदरी की टैक्सी का पीछा करने को कहा, मगर सुंदरी एक हॉस्टल में उतरी थी। अपने आदमियों को इस पर नजर रखने की हिदायत देता वो अस्पताल के जाने पड़ा। साली कब गाली। ओके, बोल, सच क्या है? क्यों कहा तूने कि इसके पेट में लड़की है? वो डॉक्टर की मेज़ पर झुका गुस्से से घुराया। इसका दिमाग साए साए कर रहा था। मैंने आपकी वालदा के कहने पर ऐसा कहा। वो मेरी पुरानी जानकार हैं। डॉक्टर ने खौफ से हकलाते हुए बताया। पैसों वाली बात वो गोल कर की थी। हारब गुस्से से बाल नोचता अस्पताल से बाहर निकल गया। हवेली पहुंचने तक इसका दिमाग फटने वाला था। मोम, लानत भेजता हूँ मैं तुम जैसी माँ पर। ज़हनी मरीज बना दिया तुमने मुझे। वो माँ बेगम के सर पर खड़ा चला रहा था। सर घूमने की वजह से मजीद मंजर धुंधला गया था, मगर वो लापरवाह बना चीख रहा था। बेटा हुआ है मेरा, मगर वो मुझसे दूर चली गई। क्यों किया ऐसा? क्यों मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून क्यों छीना? इस अजियत से सरगोशी में तब्दील हो गई थी। आवाज़ अब अजियत से सरगोशी में तब्दील हो गई थी। मैं इस हवेली में किसी और का राज कैसे होने दूँ? ये मेरी हवेली है, मेरी मलकियत है। मैं हर एक को मार डालूंगी। माँ बेगम की हज़ानती अंदाज में चलाकर कहने वाली आखिरी बात थी। वो हवास खोता धड़ाम से भी ढेर हो गया। उसने खुदा के लिए केस दायर कर दिया था। हारिब बेबसी की मौत बने जज के सामने खड़ा था। तब भी बिस्मा अपनी गोद में एक नन्हे वजूद को लिए कोर्ट में दाखिल हुई थी। वो दीवानावार उसकी जानिब भागा, मगर जाजिब उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था। कोर्ट में बरहम, जाजिब और मजावर मौजूद थे। हारिब की लाख कोशिश के बावजूद बिस्मा पत्थर बनी खड़ी रही। मैं मिन्नत करता हूँ, एक बार मुझे अपना बच्चा देखने दें। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी
कभी उन्हें तंग नहीं करूँगा, एक बार माफ़ कर दो, हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। वो कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पर खड़ा उसकी मिन्नत कर रहा था। गुल खान के चेहरे पर शिकस्तगी फैली थी, मगर वो जानते थे ये मुमकिन नहीं है। बिस्मा महराज को सीने में भींचे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई थी। वो महराज को फीट करवा कर सुला आई थी। इस वक्त बेवक्त भूख लग रही थी। वो शॉल दुरुस्त करती किचन में आई, मगर वहाँ बरहम को देखकर चौंक गई थी। बरहम ने पास्ता प्लेट में डालते हुए मुस्कुरा कर उसे देखा। भूख लग रही थी, मामा सो रही थी इसलिए खुद ही उसने कंधे झुकाए। मुझे भी भूख लगी थी इसलिए आई थी। उसने अपने आने का मकसद बताया। बैठो, मैं लाता हूँ। उसने कुर्सी की जानिब इशारा किया तो वो बैठ गई थी। कुछ देर में बरहम पास्ता की 2 प्लेट, 2 सैंडविच और 2 कप चाय लेकर आया था। वहाँ शुक्रिया। वो पास्ता खाने लगी। एक बात पूछूं? बरहम ने चाय का कप भरते कहा। जाजिब तुम्हें पसंद करता है। बरहम की बात ने उसका सर उठाकर उसे देखा था। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत कुछ देखा है। गालबन तुम भी उसे पसंद करती हो। उसने अंदाज़ा लगाया। हाँ, ये सच है, मगर माजी है, अब हालात मुख्तलिफ हैं। बिस्मा भी अब फिर अपनी प्लेट पर झुक गई। फिर आगे की सोचा है, रिवॉर्ड्स के बाद क्या करना है? उसने इस्तफसार किया। सोच रही हूँ इद्दत गुजर जाने के बाद अम्मा के पास चली जाऊँ, अपने बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगी। अब दोबारा शादी रचाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। उसने हल्का सा हंसकर कहा। जिन लोगों ने तुम्हें इस सवाल को सौंपने के बाद एक बार भी खैर खबर नहीं ली, क्या तुम उनसे उम्मीद लगा रही हो? बरहम लगा लहजा हैरानगी से लबरेज था। और कोई ठिकाना भी तो नहीं है। वो गहरी सांस लेकर बोली, ना तो तुम सारी उम्र यहाँ रह सकती हो और ना ही अपने इन बेहिस माँ बाप के भाई के पास रह पाओगी। तुम्हारे बच्चे को एक बाप की और तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत है। अकेली औरत इस माशरे के दरिंदों के लिए आसान शिकार होती है। अगर तुम हारिब के साथ नहीं रह सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब मर्द हारिब जैसे ही हैं। वो कदरे खफगी से कहकर अब तक अपने कमरे की जानिब चल दिया। बिस्मा हक तक से देखती रह गई। उसे इतनी साफ कोई की तवक्का नहीं थी। वो सर झुकाए खड़ा था। आज आखिरी पेशी थी। बिस्मा कोर्ट में दाखिल हुई। इसके पीछे मजावर ने मेराज को उठाया हुआ था। हारिब दीवानावर भागकर उसके पैरों में बैठ गया। मुझे अपना बच्चा देखने दो, एक बार अल्लाह का वास्ता प्लीज़। वो धाड़े मार मार कर रोती है। बिस्मा ने सपाट तासुरात के साथ मजावर को इशारा किया। वो मेराज को लिए आगे हुए। हारिब अपने नीली आंखों वाले बेटे को देखकर दीवानावार उसे चूमने लगा। माफ़ कर दो बिस्मा, एक मौका दे दो प्लीज़ मुझे। वो हाथ जोड़े बिस्मा के आगे खड़ा था। बस मिस बिस्मा, क्या आप सुलह के हक़ में हैं या फिर खुला देना ही चाहती हैं? जज ने आखिरी बार पूछा। हारिब ने आखिर आज से बिस्मा को देखा। उस शख्स ने मुझे जानवरों की तरह पीटा, मुझे भूखा प्यासा रखा, हमल की हालत में तहखाने में बंद किया। क्या माफ़ी के काबिल है? उसने जज के सामने जानिब देखते सवाल किया। अगर बेटा ना होता बेटी हो जाती तो तब भी तुम इस तरह पेशेमान होते। अपनी पहली बीवी को अपने हाथों से मारा था ना तुमने, सिर्फ इसलिए कि उसने बेटी पैदा की? उसने फनकार कर हारिब को देखा जिसका रंग फक हुआ। जी हाँ, ये बिना किसी से सज़ा के कानून को पैसा खिला रहा होगा। सुंदरी की आवाज़ पर हारिब ने उसे देखा। सारे सबूत मौजूद हैं मिस्टर हारिब, बहुत जल्द तुम और तुम्हारी माँ सलाखों के पीछे हो गए। सुंदरी आग उगलते लहजे में बोलकर अपनी नशिस्त पर बैठ गई थी। इद्दत के दौरान सब ने ही इसका बहुत ख्याल रखा। हारिब के कुछ मसाइल की वजह से उन्हें नहीं आ सका, मगर सुंदरी की फ़ोन कर बिस्मा की खैरियत से पूछता रहता। मेरा 4-6 माह का हो गया था। इस वक्त बरहम उसे लिए अपने कमरे में बैठा था। वो बालकनी में खड़ी थी। मौसम गर्म हो चुका था। उसकी इद्दत मुकम्मल हुए दूसरा दिन था। वो बहुत कुछ सोच रही थी, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला कर रही थी। गेट से दाखिल होती गाड़ी को देखकर वो चौंकी। उसमें उसमें से जाजिब निकला और दूसरी जानिब से अम्बिश। वो अम्बिश को देख हैरान रह गई थी। फिर तेज़ी से बाहर भागी। अम्बिश तुम? वो शिद्दत से उसके गले लगी थी। कैसी है तू? मैं तो तुझे बहुत मिस किया। जाजिब भाई आ रही थी तो मैं भी सिद कर आ गई। बिस्मा से साथ लगाए अंदर आ गई थी। बिस्मा से भूखी लगी थी। बिस्मा से भूखी लगी है मेरा। बरहम मेराज को लिए बाहर आया, मगर अम्बिश को देखकर ठटका। ये हसीन दशीज़ा कौन है भाई? वो मेराज को बिस्मा को पकड़ाता बोला। बहन है मेरी अम्बिश। जाजिब ने रूखे लहजे में कहा। इसे बरहम ज़रा पसंद नहीं था। कैसी हैं आप मिस अम्बिश? उसने अम्बिश की जानिब मुस्कुराहट उछाली थी। ठीक हूँ, वो लटपन अंदाज में कहकर मेराज की जानिब मुतवज्जा हुई थी। बड़ी बेमुरव्वत लड़की है। बरहम सोच कर रह गया था। क्या हुआ, काफ़ी बिजार लग रहे हो? बरहम गार्डन में बैठे जाजिब के साथ बैठ गया। नहीं कुछ नहीं। जाजिब ने रुख मोड़ लिया था। क्या सोचा है फिर? बिस्मा को शादी के लिए कैसे मनाना है? जाजिब ने हैरत से देखा। उस बात की तवक्को उससे बिल्कुल नहीं थी। क्या मतलब, तुम बिस्मा की मुझसे शादी पर खुश हो गए? जाजिब ने अजीब सवाल किया। तो क्या रोने लग जाऊँ? बरहम ने गौर से उसे देखा। नहीं मतलब मुझे लगा तुम उसे पसंद करते हो। जाजिब ने अपने तासुरात नॉर्मल किए। फॉर गॉड से, क्या मैं उसे पसंद क्यों करूँगा? पागल हो क्या? बरहम ने कहकर लगाया। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा वो हूँ, मतलब ठरकी। जाजिब ने लुकमा दिया। बिल्कुल नहीं। बरहम ने उसे घूरा। मैं औरतों की दिल से इज्जत करता हूँ, जस्ट फन के लिए फ्री हो जाता हूँ। मैंने उसे समझाया, बस थोड़ी सी कोशिश के बाद वो मान जाएगी। बरहम ने उसका शाना थपथपाया। फ़ोन की घंटी बजने पर उसने किताब से सर उठाया। अरसलान कॉलिंग। हेलो। उसने लापरवाही से पूछा। कैसी हो डार्लिंग? वो मोहब्बत से बोला।
बड़ी जल्दी याद आई तुम्हें मेरी? खफकी से बोला कहते यार बहुत टेंशन में था, बस अबू की तबीयत खराब रही, काफ़ी दिन हॉस्पिटल में था। अरसलान ने सफाई पेश की थी। क्या हुआ अंकल को? उसने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि वो किसी स्ट्रेस में है, मगर वो बात ही नहीं करते, कुछ बताते ही नहीं है। अरसलान फिक्रमंद हुआ था। अभी कहाँ हो तुम लोग? उसने सवाल किया। हारिस भाई के घर पर ही हैं, सब वहीं रहते हैं। अम्मा बिस्मा को याद करती हैं। यहाँ किसी को कुछ नहीं बताया मैंने, अरसलान ने जवाब दिया था। वो कुछ सोचने लगी थी। डोरबेल बजने पर अमारन ने दरवाज़ा खोला। सामने बिस्मा मिराज को लिए खड़ी थी। इसके साथ सभी लोग मौजूद थे। अम्बी, सुंदरी, जाजिब, ब्राह्म, चावर, अजूबा। बिस्मा मेरी जान, तुम ठीक हो ना? वो मुस्कुराकर उसके गले लगी। बाकी सबको लिए जब वो अंदर आई तो सकिया बेगम उन्हें देखकर दंग रह गई थी। वो लोग अचानक आए तो भी तेज़ी से आगे बढ़कर बिस्मा अपने नवाज से कुछ चूमने लगी। हारिस भी बेहद खुश हुआ। एजाज साहब जो हड्डियों का ढांचा बन चुके बिस्मा को देखकर बेख्तियार रो पड़े थे। वो भी बाप के सीने से लगी थी। कितनी देर रोती रही। उन्हें हकीकतन अपनी बेटी का आना अच्छा लगा था। इतने अरसे से वो बस इसी पछतावे में ही हलकान हो रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर दी। वो लोग कुछ नहीं जानते थे। सुंदरी ने बिस्मा की शादी से अब तक तमाम वाक़यात बता डाले। बस जाजिब की पसंदगी को हज़म कर गई थी। ज़किया बेगम उसे सीने से लगाए रो रो कर हलकान हो गई थी। मेरी मासूम बच्ची ने कितना कुछ सहा है। उनका कलेजा उसकी तकलीफ को सोच कर ही कटने लगा था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, हम हैं ना, तुम सारी उम्र यहीं रहोगी, घर तुम्हारा अपना। हारिस ने उसके सर पर हाथ फेरा। जब मुश्किल वक्त था तब तो किसी ने पूछा नहीं, इस वक्त तो पूछती थे। ये अपनी बेटी के खातिर अपना घर छोड़कर आके बहन का ख्याल नहीं आया। सुंदरी को हारिस का मोहब्बत जताना जहर लगा था। है मुझसे गलती हुई है, मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, गलत हूँ, मगर खुदा गवाह है मैं कितना पछताया हूँ, मगर मेरे बस में कुछ नहीं था। हारिस ने अफसोस से कहा। अरसलान के बस में क्या था? उसने भी तो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर बिस्मा को हवेली से निकालने में मदद की। मगर खैर छोड़ो, मैं बस इतना कह रही हूँ कि बिस्मा तुम लोगों की मोहताज नहीं है। उसके पास पहले ही बहुत कुछ है और सारी उम्र क्यों बैठी रहेगी? अब भी नई जिंदगी उसकी मुंतज़िर है। वो पूरी बात कहकर आखिर में जाजिब को आंख मार कर बोली तो वो खुशियाँ क्या था। सब लोग की सुंदरी के आगे बोल ना सके। बोलते भी कैसे? आखिर उसने इन सब के खाते कुछ कम थोड़ी किया था। हम सभी हैं वहीं रहेंगे, हम सभी वहीं रहेंगे। वैसे भी पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल रहूँगी तो मेरा आजाद तुम्हारे वालिदैन वहीं रहेंगे। सुंदरी पूरी प्लानिंग की बैठी थी। लेकिन मैं इस हवेली में वापस नहीं जाऊँगी, बिस्मा ने अटल लहजे में कहा। जानती हूँ वहाँ अच्छी बुरी यादें हैं, मगर तुम हिम्मत करो, इन यादों को अपने ऊपर हावी न होने दो। सुंदरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाना चाहा जिसे वो झटक गई थी। हारिब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका। उसकी ज़हनी बीमारी के दौरान उसने नशा इंतहा हद तक ज़्यादा कर दिया। खाना पीना कम हो गया और ज़हनी टेंशन बहुत ज़्यादा थी। उसने माँ बेगम पर जानलेवा हमला किया, मगर किस्मत से वो बच गई। सुंदरी ने उसके खिलाफ तमाम सबूत पुलिस को थमा दिए, जिससे ये साबित होता है कि उसने अपनी प्यारी बीवी का कत्ल किया था। उसकी मेडिकल रिपोर्ट के पेश नज़र जज ने उसे दिमागी अस्पताल में दाखिल करवाने का हुक्म दिया, मगर वो एक पागल कुत्ते की मानद हो चुका था जो हर एक को काटने को दौड़ता था। इसी बात के पेश नज़र उसे पागल खाने भेज दिया गया, जहाँ वो हर वक्त रोजीना बिस्मा को पुकारता रहता है, कभी हंसता, कभी रोता, कभी खुद के बाल नोचता है। माँ बेगम अपने बेटे के घर शिफ्ट हो गई। छोटे ने तो रखने से मना कर दिया, मगर बड़े बेटे की बहू ने उन्हें घर पर तो रख लिया, मगर एक मुलाजमा की सूरत में। गुल खान हर माकूल रकम माँ बेगम को भेज देते, मगर इसकी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे। उन्होंने सुंदरी के कहने पर उन्हें तलाक नहीं दी, मगर वो ज़िंदगी में कभी भी सौद की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। और आंटी जी, आप अगर इस तरह बैठी रहेंगी तो किचन में बड़े बर्तन कौन धोएगा? अपनी बहू की आवाज़ पर वो चौंकी थी। मैं उठ रही थी, बस माँ बेगम अपने घुटने पकड़कर आहिस्ता से उठी थी। बच्चों को भी नहला देना, गंदे कपड़े पड़े हैं वो भी धो देना। वो हुक्म सातिर करती पलट गई। माँ बेगम अपने दर्द करते घुटनों को पकड़कर मुश्किल से किचन की जानिब चलती थी। वो अपनी की सज़ा भुगत रही थी। पहले नौकर चाकर हर वक्त उनके आगे पीछे फिरते, मगर अपनी लालच और बेहिसी की वजह से वो आज इस हाल में थी। गाड़ी हवेली के गेट से दाखिल हुई तो बिस्मा समेत बाकी सभी हैरान रह गए। हवेली बिल्कुल नहीं थी, इसका रंग और रोगन बदल दिया गया था। अंदर दाखिल होते ही सबको खुशखबर हैरत हुई। फर्नीचर, रंग, हर चीज़ बदल दी गई। हर कमरे की सेटिंग, हर मुलाजिम, सब कुछ नया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही हवेली है जहाँ बिस्मा जुल्म सहती थी। बिस्मा यहाँ आने को तैयार ना थी, मगर सब लोगों की ज़बरदस्ती से वो चुप हो गई थी। मगर वहाँ पहुँच कर उसे खुशी हुई थी। एजाज साहब, ज़ुकैया, अम्बिश, अरसलान, जाजिब, सुंदरी, बिस्मा, मिराज और बरहाम वहीं आ गए थे। सुंदरी को हॉस्टल लौटना था, बरहाम को भी लौटना था। जाजिब और अम्बिश अपने घर चले गए थे। बिस्मा पुरसुकून थी। गुल खान कभी कभार वहाँ चक्कर लगाते, मगर वो ज़्यादातर कारोबार में मसरूफ़ होते। उन्होंने वही अपार्टमेंट ले रखा था और कब तक यूँ ही रहोगी? आज भी जाजिब की माँ आई थी, तुमको ही जवाब दो। सकिया आज बिस्मा के सर पर खड़ी थी। बिस्मा ने एक नज़र सोचते हुए मिराज को देखा। अम्मा, वो मेरे बच्चे को, मेरा मतलब कि मिराज उसकी औलाद नहीं है, और न जाने उसने बात अधूरी छोड़ दी। मुझे इससे मिलना होगा। वो बुड़बुड़ाती हुई उठ गई थी। मुझे बात करनी कुछ ज़रूरी। वो मिराज को जकी के पास ही छोड़कर खेतों में आई थी। जाजिब को मैसेज करके उसने आने का कहा। क्या बात है, कहो। वो बेचैन था। मिराज मेरा बेटा, उसका बाप कोई और है, तो मुझसे शादी करने की ख्वाहिशमंद हो, और मैं अपने बेटे की ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं होने दे सकती कि उसका बाप। वो रुककर उसकी तरफ देखने लगी थी। मैं सिर्फ तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता, बल्कि मिराज को भी अपनाना चाहता हूँ। वो मुझे अजीज़ है, मेरा वादा रहा कि उसे कभी महसूस नहीं होने दूंगा कि उसका बाप मैं नहीं हूँ।
जाजिब ने उसकी बात समझकर जवाब दिया। बिस्मा ने उसकी जानिब गौर से देखा। मेरी एक और शर्त भी है। वो संजीदगी से बोली। हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, मगर वो दोनों बहुत छोटे हैं अभी। सकिया बेगम कुछ सोच कर बोली। तो क्या अभी ही शादी तो नहीं करनी? मंगनी कर देते हैं। एजाज साहब ने भी हिस्सा डाला। उनकी सेहत बहुत बेहतर हो गई थी। तुमने उसके वालिदैन से बात की कि वो ना माने तो? उन्होंने खदशा जाहिर किया। मेरी भोली माँ, उसकी मम्मा मर चुकी है, बाप पागल है, वो खुद राजी है, तो किसी और से पूछना भी क्या? अरसलान ने अपनी माँ पर कोई अफसोस किया, मगर वो जिनके घर में रहती है वो सरपरस्त है, उसकी ज़ाहिर है उनसे ही रिश्ता की बात करनी है ना। साकिब बेगम ने जवाब दिया। वो क्यों राज़ी ना होगी? बस आपको राज़ी करना है। बिस्मा के निकाह वाले दिन हमारी मंगनी होगी बस। अरसलान दो टोक कहकर उठ गया था। सोमवार के दिन बिस्मा और जाजिब का निकाह हो गया। उसके साथ ही अरसलान और सुंदरी की मंगनी भी कर दी गई थी। बिस्मा की शर्त के मुताबिक जाजिब अपनी फैमिली समेत हवेली में शिफ्ट हो गया था। बिस्मा नहीं चाहती थी कि वो लोग अब दूसरे से दूर रहे। वैसे भी इतनी बड़ी हवेली थी, वहाँ इंसानों से ही तो रौनक लगनी थी। देख लो अपने मन्नू चुन्नू को, इतनी शरारती हो गया है, गंदी में जाती है कमरे में। संभाल लो इसको, मैं कमरा साफ करके आ रही हूँ। वो चिलचिलाई हुई मेराज को उंगली से पकड़कर जाजिब के पास आई, जो नाउस पे बैठा जकिया से सर की मालिश करवा रहा था। बिस्मा का तीसरा महीना था। वो फिर से हामला थी और इस दौरान जाजिब उसका बहुत ख्याल रखता था। वो कोशिश करता कि अपनी जॉब मुकम्मल करते लेट ही सही, मगर घर ज़रूर जल्दी पहुँच जाए। अरे मेराज बाबू, क्या सुन रहे हैं आप? आपने हमारी जोजा को तंग किया। मालूम नहीं कि वो कितनी गुस्से वाली है, हमारा सर फोड़ देंगी तो। जाजिब ने अदाकारी की हदूद फैलाते मेराज को गोद में बिठा ली। मम्मा डांटती। मेराज ने मुंह फुला कर कहा। बिस्मा सर झटकती वापस कमरे की जानिब चली गई। पीछे जकिया और जाजिब मेराज की बात पर हंस पड़े थे। हम पर भी नजर करम फरमा दीजिए हसीना जी। बरहाम गला खनकारता क्यारियों में पौधे ठीक करते अम्बिश पर झुका था। अम्बिश उछल कर पीछे हुई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब सब लोग अंदर हैं। अम्बिश उसे देखकर भौंकला गई थी। वो सुबह ही अजूबा और मुजावर के साथ वहाँ आया था। अंदर बड़े बैठे हैं, कुछ खास बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा तब तक तुम थोड़ी हवा खा लूँ। बहरहाम ने मुस्कुरा कर कहा। खास बात? वो रच गई थी। हाँ, हमारे बारे में बहुत खास बात। वो जुमाइनी अंदाज में बोला तो अम्बिश उसे देखते लगी थी। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी तो? उसने सवाल किया। तो मैं जहर खा लूँगी। ऐसे छिछोरे आदमी से शादी? तौबा तौबा। अम्बिश ने कानों का हाथ लगाया। तो फिर खा लो जहर, क्योंकि रिश्ता पक्का हो चुका है। बीबी बिस्मा की आवाज़ पर वो दोनों चौंके। वो मिठाई की टोकरी लिए आगे आई और एक बर्फ़ी दोनों को थमाकर वापस पलट गई। अम्बिश ने हैरत से पहले बर्फ़ी को देखा, फिर बहराम को। अगर आप कहीं तो इस बर्फ़ी में जहर मिला दूँ, खाने में आसानी होगी। मीठा मीठा वो शरारत से बोला तो अम्बिश खफकत के मारे सर झुका गई थी। अरे वाह, आप तो शर्माती भी हैं। वो बाज नहीं आया। अम्बिश तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई। बहराम के कहके ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। ख़त्म शुद। सो लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं तो रोई पड़ी थी लेकिन हैप्पी एंडिंग देखकर मेरे दिल को ठंडक ठंडक पहुँच गई। हाय, अल्लाह हाफिज़।